देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है, देखो हम लोग ब्रांच अकाउंटिंग जो कर रहे थे उस पे हम लोगों ने लास्ट दिन सिर्फ जो है समझा था कि किस तरह से मैं अकाउंटिंग करना होगा ब्रांच का। बहुत सारा अलग अलग मेथड है। हम लोग सीख रहे थे डिपेंडेंट ब्रांच का मेथड, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक स्टॉक एंड डेटर मेथड ये जो है स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने दो तरह से देखा था कि ब्रांच के पास हेड ऑफिस से जो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच है। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब ऐसा ब्रांच जो कि अपना काम खुद से पूरा, मतलब वो उसका काम है सिर्फ बेचना। ठीक है, बाकी कंट्रोलिंग फुल्ली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस, उसका अकाउंटिंग हेड ऑफिस मेंटेन करता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या है, वो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है बोल सकते हो, जहां पर जो है स्टॉक बिक रहा है अगर प्रोडक्ट बेचने का काम है तो। लेकिन हर एक डिटेल्स कौन रखता है, हेड ऑफिस रखता है। डिपेंडेंट ब्रांच ये होता है जिसको हम लोग अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड हम लोगों ने सीखा था स्टॉक एंड डेटर मेथड। और यहाँ पर देखो हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट प्राइस में भी अपना सामान बेच सकता है और इनवॉइस में भी बेच सकता है। एक्चुअली बेचता तो नहीं है, भेजता है। ठीक है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट हमें वैसे ही करना है जस्ट लाइक सेल एंड परचेज की तरह, जैसे डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर होता है। आज हम लोग एक क्वेश्चन करके देखेंगे ये वाला। ये वाला इलास्ट्रेशन 3A ये हम शेयर कर देंगे, कल का भी शायद मैंने पीडीएफ शेयर नहीं किया है, कॉस्ट का वो भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका एक ब्रांच है, मतलब चेन्नई में क्या है, चेन्नई में है हेड ऑफिस, न्यू दिल्ली में क्या है, ब्रांच है। टू विच गुड्स आर सेंट 20% अबव कॉस्ट, मतलब इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है, इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है। यानी कि ब्रांच एडजस्टमेंट का अकाउंट ओपन होगा। मतलब हम लोग जब एंट्री कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा ये क्या, ये तो एक डुप्लीकेट प्रॉफिट है, ओरिजिनल प्रॉफिट थोड़ी ना है। हेड ऑफिस अपने ब्रांच को जो है लोडिंग लगा के, मतलब डुप्लीकेट प्रॉफिट लगा के स्टॉक जो है ट्रांसफर करता है। उसका रीजन भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एवोव कॉस्ट में भेजा जा रहा है यानी इनवॉइस, तो यहाँ पर लोडिंग का कंसेप्ट आएगा। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, जो ब्रांच है वो कैश सेल भी करता है क्रेडिट सेल भी करता है। जरूर हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शन हुआ होगा। ठीक है, वो कैश सेल भी करता है क्रेडिट सेल भी करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। ब्रांच का जितना भी खर्चा है वो हेड ऑफिस करता है आधा। ठीक है, आधा पार्टली बोला है, आधा होगा ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि आधा। ठीक है, पार्टली का मतलब कुछ। ठीक है, अब कितना होगा वो तो हम लोग अकाउंट बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, पार्टली जो है हेड ऑफिस बेयर मतलब ट्रांसफर करता है और पार्टली जो है वो ब्रांच खुद करता है। गुड मॉर्निंग शिव। गुड मॉर्निंग मैम। अब देखो, द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। ठीक है, ब्रांच जो है अपना सारा एक्सपेंसेस का जो स्टेटमेंट, मतलब ब्रांच में जो भी एक्सपेंसेस होता है उसका डिटेल्स बना के हेड ऑफिस को हर मंथ जो है ब्रांच ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ना तुम लोग को ये नहीं बताएगा कि ये स्टॉक एंड डेटर मेथड से करो, ये डेटर मेथड से करो, बता भी सकता है, लेकिन अगर नहीं बताए तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अभी तक देखो यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि हेड ऑफिस चेन्नई में है। ठीक है, अब मैंने क्योंकि ये वाला वही क्वेश्चन लिया है लास्ट दिन जो टॉपिक पढ़ा है, तो ये तुम लोग एक मतलब अपने आप से एक अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम में तुम लोग को कभी नहीं बताएगा, नॉर्मली नहीं बताते। अगर बता देगा कि फॉलोइंग मेथड तो ठीक है, ये मेथड यूज करो, तब तो ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं बताएगा तो कैसे समझ में आएगा। तो अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि एक ब्रांच है दिल्ली में जिसका हेड ऑफिस चेन्नई में है। ठीक है, और हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में गुड्स ट्रांसफर करता है। ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैश क्रेडिट दोनों तरह का वो सेल करता है। ब्रांच में जो भी खर्चा होता है वो हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों मिलके पे करते हैं, पार्टली
ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ब्रांच का जो भी होता है, ब्रांच अपना हर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हर मंथ जो है वो हेड ऑफिस को भेज रहा है। ठीक है, मतलब इतना समझ में आ रहा है, अगर हेड ऑफिस को वो भेज रहा है तो वो अपना अकाउंटिंग खुद नहीं करता होगा, क्योंकि स्टेटमेंट भेज रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब जो भी बिल वगैरह एक्सपेंसेस का बन रहा है वो भेज रहा है। ठीक है, आगे भी पढ़ के देखते हैं क्या हेल्प होता है हमें कि ये कैसा ब्रांच है समझने के लिए। तो डिपेंडेंट है ये तो क्लियर है, देखो डिपेंडेंट है तभी वो हेड ऑफिस को भेज रहा है, लेकिन अब डिपेंडेंट ब्रांच है, लेकिन कौन सा मेथड करेंगे वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसमें दो मेथड होता है, स्टॉक डेटर डेटर। हम लोगों ने डेटर अभी तक नहीं सीखा है, स्टॉक डेटर सीखा है। अब कैसे पता करेंगे कि ये क्वेश्चन स्टॉक डेटर से हमें सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग further details are given for the year ended 31st March 2001. Cost of goods sent to branch at cost. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, ब्रांच में जो गुड्स भेजा गया है वो एट कॉस्ट पे 2 लाख है। गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर 2001 एट इनवॉइस प्राइस 2 लाख 20 है। क्रेडिट सेल बोल रखा है। क्रेडिट सेल बोल रखा है, देखो फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ इनवॉइस प्राइस 1,65,000, कैश सेल फॉर द ईयर इनवॉइस प्राइस 59,000, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैलेंसेस बता रखा है। ठीक है, स्टॉक का और डेटर का बैलेंसेस बता रखा है। बैलेंसेस बता रखा है स्टॉक का और डेटर का। ठीक है, अब ये हम समझाएंगे जो भी लिखा हुआ है, मैंने तो जस्ट एक बार रीड किया है कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद लास्ट देखो क्या बोल रहा है। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ही शायद कंप्लीट है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर ही कंप्लीट है। इसका मतलब बोला है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। स्टॉक डेटर मेथड में हम लोगों ने क्या सीखा था, स्टॉक डेटर मेथड में हम लोगों ने ये देखा था जो हेड ऑफिस है वो अपने बुक्स में वो अपना भी अकाउंट बनाता है। ठीक है, ओन अकाउंट भी बनाता है और ब्रांच का भी ऑल अकाउंट बनाता है, ऑल टाइप्स ऑफ लेजर। यहाँ पर बोला है नेसेसरी, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो भी जरूरत का लेजर है कहां पर बनेगा, हेड ऑफिस के बुक्स में बनेगा। तो ये लाइन से हमें पता चल जाता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी ऊपर भी हमें दिख रहा था कि स्टेटमेंट भेजा जाता है ब्रांच की तरफ से, तो ये डिपेंडेंट ब्रांच है। अब स्टॉक डेटर मेथड ही क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक डेटर मेथड में हमें बोला गया था कि सारे के सारे अकाउंटिंग जो है, जितने भी अकाउंटिंग है वो हेड ऑफिस मेंटेन करेगा। ब्रांच का काम है सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना या सर्विस को बेचना, जो भी काम होता है इनका मेनली। तो नेसेसरी लेजर का मतलब ऑल लेजर हो सकता है, हमें जितना सारा लेजर नेसेसरी लगता है तो हम लोग सारे के सारे लेजर भी बोल सकते हैं कि नेसेसरी, हम लोग सारा लेजर बना सकते हैं। नेसेसरी का मतलब हम लोग बोल सकते हैं ऑल लेजर, जो भी जरूरत का लेजर है। ठीक है, जरूरत का जितना भी लेजर है हम लोग सारा बनाएंगे। और लेजर मैंने दिखाया था 6 या 7 लेजर, तो नेसेसरी मतलब ऑल लेजर्स हो गया। जब ऑल लेजर्स बन रहा है तो इसका मतलब ये स्टॉक एंड डेटर मेथड होगा, मतलब फुल्ली कंट्रोल्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, जब हम लोग डेटर मेथड पढ़ेंगे ना तो वहां पर देखेंगे थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होगा कि वहां पर डिपेंडेंट तो है लेकिन कंट्रोलिंग उतना भी नहीं है। ठीक है, कंट्रोलिंग उतना भी नहीं है, थोड़ा सा कम कंट्रोलिंग है। जैसे मैंने बोला था कि जब बहुत छोटे रहते हैं तो हमारे ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा रहता है। अब जैसे ही तुम लोग थोड़े बड़े हो जाते हो तो कंट्रोलिंग थोड़ा सा कम हो जाता है। और जैसे तुम लोग अपने मतलब एक जो है एडल्टहुड में पहुंच जाओगे तो तुम लोग के ऊपर कंट्रोलिंग कम हो जाता है, ट्रस्ट ज्यादा हो जाता है। तो ट्रस्ट रखना जरूरी होता है जो भी हो। तो ये देखो यहाँ पर कंट्रोलिंग जो है फुल्ली कंट्रोलिंग है। ठीक है, फुल कंट्रोल्ड है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 31 दिसंबर 2001 में हमें बोला है कि प्रिपेयर करने के लिए नेसेसरी लेजर हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का। ठीक है, अब हम लोग ये बनाएंगे और सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि कौन से मेथड से होगा, जैसे कि स्टॉक डेटर मेथड से होगा। और स्टॉक डेटर मेथड में हमारा नेसेसरी लेजर क्या क्या था, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट था। ठीक है, ब्रांच का पीएल था, ब्रांच का कैश था, ब्रांच का डेटर था। ठीक है, और एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट था जहां पर हम लोग
जो है वो डुप्लीकेट प्रॉफिट को डाल रहे थे, यानी लोडिंग का जो डिटेल्स है वो ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के हम लोग लिख रहे थे। ठीक है, अब हम लोग एक एक लेजर बना लेते, जो भी लेजर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले लेजर लिख लेते, उसके बाद हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे, वो भी एंट्री के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन अच्छे से करने से बाकी तुम लोग इजीली कर पाओगे, तो थोड़ा सा हम लोग टाइम लेके करेंगे क्वेश्चन को। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनेगा? एक तो पहला बन जाएगा ब्रांच स्टॉक। तो अकाउंट हम लोग को याद रखना है। ठीक है, क्या क्या अकाउंट बनेगा वो हम लोग को याद रखना चाहिए। एक हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, दूसरा हो जाएगा ब्रांच डेटर, तुम लोग भी अपना लेजर कॉपी में बना लो। ठीक है, लेजर का नाम तो पता ही है, हम भी तब तक लेजर जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, ब्रांच पीएल हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस। अच्छा, ब्रांच एक्सपेंस पहले कर लेते, फिर लास्ट में पीएल करेंगे। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, अच्छा यहाँ पर मैंने दो किया, स्टॉक डेटर, कैश एक्सपेंस। ठीक है, दो दो अकाउंट ही करते हैं, पता नहीं कितना जगह लगे। ब्रांच पीएल, ब्रांच ब्रांच एडजस्ट, हाँ बोलो। ब्रांच एडजस्टमेंट। हाँ, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट इसके बाद लिख लेते हैं। सीक्वेंस इधर उधर होने से ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा एक सीक्वेंस होने से हमें लिखने में आसानी हो जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट একটা, और একটা কি জানো, गुड सेंड टू ब्रांच, ये एक बना लेते हैं, गुड सेंड टू ब्रांच। ये ज्यादा जगह नहीं लगता, इसमें तो ज्यादा एंट्री होता नहीं। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कितना सारा अकाउंट, मैंने शायद सारा ही बना लिया, तुम लोगों ने तो बता भी दिया मुझे। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच डेटर, ब्रांच कैश, पीएल, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट, 7 अकाउंट होता है। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इनवॉइस प्राइस में भेजा जाता है सबसे पहला। यहाँ पर हम तुम लोगों से एंट्री पूछेंगे, हम लोग उस हिसाब से अपना पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। ठीक है, अब ये सब एंट्री कर कौन रहा है? ये सारा का सारा एंट्री कर रहा है हेड ऑफिस अपने बुक्स में। ठीक है, तो हेड ऑफिस बोल रहा है कि मैंने ब्रांच को जो गुड्स भेजा है उसका कॉस्ट हम बता रहे हैं, लेकिन ये हम लोग को पता है कि ये कॉस्ट में भेजता नहीं है। ठीक है, ये कैसे भेजता है? ये इनवॉइस प्राइस में भेज रहा है। ठीक है, तो हेड ऑफिस बोलेगा ये भले कॉस्ट में दिख रहा हो, लेकिन अच्छा सुनो, हेड ऑफिस कैसे रिकॉर्ड करेगा? हेड ऑफिस बोलेगा मेरे ट्रेडिंग अकाउंट से ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है। मतलब ऐसे होता था एंट्री, जैसे मैंने लॉजिकली समझाया था, फिर इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे। हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा।
इसके अकाउंट से चला जा रहा है स्टॉक, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, है ना, ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा है, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, हेड ऑफिस कितने का स्टॉक ट्रांसफर किया है, 2 लाख का स्टॉक ट्रांसफर किया है। ठीक है, लेकिन उसको पता है कि 2 लाख में उसने नहीं भेजा है, उसने तो अपना इनवॉइस प्राइस लगा के भेजा है और जो है इनवॉइस का रेट यहाँ पर देख लो जो है 20% एबव कॉस्ट। तो बता सकते हो इनवॉइस प्राइस कितना हो रहा है? 20% एबव कॉस्ट मतलब 20%। हाँ बोलो बोलो बोलो। 2 লাখ 20 তো হবে। 2 লাখ 20 না, 2,40,000 হচ্ছে, 2,40,000 হবে তো। ये देखो 20% एबव कॉस्ट है ना, मतलब इस पे 20% लगेगा, मतलब अगर कॉस्ट 100 रुपीज है तो लोडिंग कितना होगा, कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो लोडिंग कितना होगा बताओ, लोडिंग 20 हो जाएगा। तो इनवॉइस प्राइस मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस लोडिंग, वो कितना हो जाएगा 120। तो अगर कॉस्ट 2 लाख है, कॉस्ट 2 लाख है तो इनवॉइस प्राइस कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यूनिटरी मेथड कर लो, 100 के लिए अगर 120 तो 1 के लिए 120/100 इंटू 2 लाख, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 मतलब हेड ऑफिस बोल रहा है मेरे पास से स्टॉक गया, हेड ऑफिस कितने से एंट्री करेगा मुझे बताओ, 2 लाख से करेगा कि 2,40,000 से? ये सारा चीजें हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग पोस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो पहले मुझे बताओ कि हेड ऑफिस के पास से जो स्टॉक जा रहा है, हेड ऑफिस क्या बोलेगा, मेरे पास से कितने का स्टॉक जा रहा है, 2 लाख बोलेगा कि 2,40,000? क्योंकि वो 2 लाख का स्टॉक 2,40,000 में भेज रहा है। मुझे ये बताओ कि हेड ऑफिस अपने स्टॉक का वैल्यू कितना लगाएगा, 2 लाख बोलेगा कि 2,40,000? उसके अकाउंट से जो जा रहा है वो जितना दिख रहा था उतने से ही वो लेस करेगा, उसके ट्रेडिंग अकाउंट में जितने का स्टॉक दिख रहा था उतने से ही ना वो लेस करेगा। तो मुझे बोलो वो कितने का दिख रहा होगा, 2 लाख का या 2,40,000 का? 2 লাখ। 2 लाख, करेक्ट, 2 लाख होगा। तो यहाँ पर हो गया हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट 2 लाख, और ब्रांच के पास जो स्टॉक आ रहा है, ब्रांच के पास जब डेबिट करके दिखा रहा है हेड ऑफिस की ब्रांच के पास मेरा स्टॉक गया, वो कितने से गया होगा, वो कितने में रिकॉर्डिंग होगा? हाँ बोल। 2,40,000। 2,40,000 करेक्ट, 2,40,000। तो जो डिफरेंस आया वो किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड आ रहा है। तो क्रेडिट साइड 40,000, क्रेडिट साइड में हम लोग उसे क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, टू, ब्रांच उसके लिए हाँ टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ये एंट्री हमें करना है। अब हमें पता है कि हेड ऑफिस ट्रेडिंग बोल के कुछ नहीं होता है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कैसे किया जाता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच बोल के। ठीक है, और इसको कैसे सब्सटीट्यूट किया जाता है, ब्रांच स्टॉक बोल के, ये मैंने लास्ट दिन बता दिया था, ब्रांच स्टॉक बोल के। अब तुम लोग एंट्री पोस्ट कर सकते हो, ब्रांच स्टॉक डेबिट गुड्स सेंड टू ब्रांच, सॉरी ब्रांच स्टॉक डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब हम लोग इसको पोस्ट करें, ठीक है, अपने हिसाब से। ये देखो यहाँ पर पोस्ट करते हैं। यहाँ पर एंट्री ये दिख रहा है मुझे, ये देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये एंट्री अगर स्प्लिट करते हैं तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू यहाँ पर लिख देते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, और क्या हो जाएगा, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, टू ब्रांच एडजस्टमेंट। वैल्यूज लिखते हैं 40,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी होना चाहिए, दो जगह पे होगा, एक हो जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच में, एक ब्रांच एडजस्टमेंट में। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मैंने कहाँ लिख रखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, अच्छा यहाँ पर नहीं है, चलो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग करते हैं, तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक बोल के, बाई ब्रांच स्टॉक। ठीक है, बाई ब्रांच स्टॉक बोल के ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा कितना, 40,000। ठीक है, और एक एंट्री कहाँ जाएगा, और एक जाएगा गुड सेंड टू ब्रांच में। तो गुड सेंड टू ब्रांच में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा एंट्री क्या हुआ था, ब्रांच स्टॉक टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो बाई ब्रांच स्टॉक हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो एंट्री कर पाओगे तभी पोस्ट कर पाओगे, नहीं तो आसान नहीं होगा बात। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है कि गुड्स
received by branch till 31st December 2001 at invoice price, मतलब इस पे लोडिंग लगा हुआ है, हमें लोडिंग लगाने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, जबकि भेजा गया था कितना, ये 2 लाख तो कॉस्ट है, इसको ट्रांसफर कर लिया है लोडिंग वाले में, जो हम लोग का वैल्यू 2,40,000 आया। अब 2,40,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया गया, बट 2,20,000 रिसीव्ड हुआ, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं बोल रहा है, ये डेट देख के तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक मत मान लो, बोल रहा है कि गुड्स रिसीव्ड हुआ है बाय ब्रांच अभी तक, क्योंकि वो एक ट्रांसफर प्रोसेस होता है ना, हेड ऑफिस से आ रहा है। देखो हेड ऑफिस चेन्नई है, ब्रांच दिल्ली है, तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही आ रहा होगा, चाहे वो मतलब बाई रोड आए, ठीक है, बाई ट्रेन आए, कैसे भी किसी भी तरह से आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन 2,40,000 हेड ऑफिस के वहां से चला गया है, लेकिन इसके पास रिसीव हुआ है 2,20,000, तो जो 20,000 का गैप हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? 20,000 का गैप है, ये किस वजह से हो रहा है, बोल सकते हो? मैम गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या फिर रास्ते में रह गया। हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं मान सकते ना, जब तक क्वेश्चन हमें नहीं बोलेगा कि गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, तब तक हम लोग अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं मानेंगे, मानेंगे कि गुड्स रास्ते में रह गया, मतलब ये जो दिल्ली से चेन्नई का रास्ता है, मतलब यहाँ पर गुड्स है ना, तो ये हेड ऑफिस के पास है ना, तो ये ब्रांच के पास है। हेड ऑफिस से निकल गया लेकिन ब्रांच के पास नहीं आया। जैसे तुम लोग कुछ ऑर्डर करते हो ऑनलाइन में, तो वो दिखाता है ना कि वो अभी मतलब ये शिफ्ट हो चुका है, अब यहाँ से निकल चुका है, ट्रैक ट्रैक वगैरह करते रहते हो ना कि अभी आ जाएगा, ये पहुंच गया यहाँ तक, क्या बोलते, गोडाउन वगैरह में अब आपको मिल जाएगा, तो वही ट्रैकिंग, मतलब उस तरह से देखो कि ये इन इन ट्रांजिट है, इसको हम लोग अपने आप से डिस्ट्रॉय नहीं बोलेंगे। जब तक क्वेश्चन हमें डिस्ट्रॉय नहीं बोलेगा, डिस्ट्रॉय नहीं ट्रीट कर सकते, इन ट्रांजिट जरूर ट्रीट करेंगे, लॉजिकल है कि ये रास्ते में है। अब बोलो ये अगर रास्ते में है तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब देखो हेड ऑफिस बोलेगा मैंने तो 2,40,000 का सामान भेज दिया है, ये सही बोल रहा है, लेकिन ब्रांच बोल रहा है मेरे पास तो आया नहीं, मेरे पास तो 2,20,000 का आया। अब ये दोनों का ये मतलब जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 20,000 जो है ये रास्ते में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होना चाहिए? अब इसका मतलब देखो, क्योंकि हेड ऑफिस मेन है, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो सीनियर हो गया ना, तो फिर उसे समझना पड़ेगा, तो वो बोलेगा ठीक है मैंने 2,40,000 भेजा था, लेकिन हम एक बार मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 2,20,000 गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये इन ट्रांजिट है, ये चीज ये दोनों को ही पता है कि ये इन ट्रांजिट में है। तो ये क्या करेंगे, इसका एंट्री फिर क्या होगा? फिर हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है हम रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका ले रहे हैं कि हाँ 20,000 जो है वो अभी तक तुम्हारे पास नहीं पहुंचा है, हम इस तरह से इसको ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा है, ब्रांच तो छोटा है, ब्रांच को ज्यादा हेडेक देके तो फायदा नहीं है। तो फिर हेड ऑफिस बोल रहे हैं वैसे भी तो तुम्हारा बुक्स हम ही मेंटेन करते हैं, ठीक है, तो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं कि अभी तक ये स्टॉक तुम्हारे पास जाके नहीं पहुंचा, ठीक है। मतलब बेसिकली बोल सकते हो कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा कि हम लोग 2,40,000 का सामान भेजे हैं एज ए हेड ऑफिस, लेकिन हम लोग ये मानेंगे कि हम लोगों ने 20,000 का सामान अभी तक नहीं भेजा, इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। 20,000 का सामान नहीं भेजा, इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब 20,000 का सामान हम लोग बोलेंगे हम लोगों ने अभी तक नहीं सेंड किया, यानी हमारे पास रिटर्न, ऐसा सोच सकते हो, नहीं सेंड किया। तो अगर सेंड करते हैं तो ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है? ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट हो जाता है, सॉरी, हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाता है? अगर हम लोग भेजते हैं तो हेड ऑफिस का ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। तो अगर हेड ऑफिस ये मान ले रहा है कि मैंने 20,000 का सामान नहीं भेजा है, तो वो अपने अकाउंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा ना, हेड ऑफिस ट्रेडिंग डेबिट, डेबिट का मतलब तो स्टॉक आया ना, हेड ऑफिस अपने अकाउंट में इसको रिटर्न दिखा देगा, ठीक है, हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर देगा, ठीक है, डेबिट कर देगा। अब बताओ ये जो गैप आ रहा है ये तो 2 लाख है नहीं, ये 2,40,000 है, क्योंकि कंपेयर कभी कॉस्ट के साथ इनवॉइस का नहीं कर सकते, ठीक है, हम लोग इनवॉइस के साथ ही ना इनवॉइस का करेंगे, इसका इनवॉइस का ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, ये 2,40,000 ये 220, तो जो इन ट्रांजिट इनवॉइस वैल्यू आया, इन ट्रांजिट इनवॉइस वैल्यू आया, वो आ रहा है 20,000, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि एंट्री तो इस तरह से होगा, हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है भाई मेरे पास ही है 20,000 का सामान, ठीक है, मेरे पास ही है 20,000 का सामान, और ब्रांच के जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसको क्या कर देगा? उसको कम कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? टू ब्रांच
ट्रेडिंग, ठीक है, टू ब्रांच ट्रेडिंग। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ब्रांच बोलेगा मेरे पास 20,000 का सामान नहीं आया, ये ब्रांच बोलेगा, ये क्लियर है ब्रांच के पास, क्योंकि ब्रांच के पास हर एक डेटा इनवॉइस प्राइस पे। ब्रांच बोलेगा मेरे पास 20,000 का सामान नहीं आया, आप समझो इसका एंट्री क्या करना है। हेड ऑफिस बोल रहे ठीक है, हम ये मान लेते कि मैंने भेजा नहीं है 20,000, मतलब रिटर्न की तरह हम एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हेड ऑफिस के लिए ये 20,000 का वैल्यू क्या 20,000 ही है या कुछ और है, ये बताओ पहले। मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो ये कुछ बताओ और पहले। कुछ और है, क्या है बोलो। क्या ये भी 20,000 से एंट्री कर देगा और 2020 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एंट्री पास हो जाएगा। अगर हेड ऑफिस जब भी अपना स्टॉक ट्रांसफर करता है, मैंने क्या बोला कि हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट में उसका मैम अपना स्टॉक 16,666 67 हो जाएगा, है ना। हेड ऑफिस बोलेगा मैंने अगर स्टॉक 20,000 का नहीं भेजा, ये हम मान लेते, लेकिन मुझे पता है वो 20,000 का है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो मैंने लोडिंग लगा के भेजा है। तो फिर हेड ऑफिस उसका कैसे कैलकुलेशन करेगा। हेड ऑफिस बोलेगा हम मेरा जो सामान 100 रुपीज का है, वो तो हम 20 रुपीज उस पर एक्स्ट्रा चार्ज करके भेजते हैं और आईपी हो जाता है 120। अब अगर 20,000 आईपी है तो बताओ कॉस्ट कितना होगा, तो बताओ कॉस्ट कितना होगा। तो यूनिटरी मेथड करो, 120 के लिए 100 बाई 120, ये देखो 100/120 इंटू 20,000, और इसका कैलकुलेशन तुम लोग करने से उतना ही आएगा, ठीक है। अभी जितना अमाउंट बोला है विशु, जितने मुझे 16,667, ठीक है। अब बोले इस पे लोडिंग फिर कितना होता है, ये दोनों का गैप कैलकुलेट कर लो, लोडिंग पता चल जाएगा। लोडिंग बता 3,333 3,333। अब ये किधर आ रहा है, बैलेंस डेबिट में आ रहा है, ठीक है। डेबिट में ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जब हम लोगों ने लोडिंग लगा के भेजा है तो झूठ मूठ के प्रॉफिट को हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने वहां पर झूठ मूठ के प्रॉफिट को क्रेडिट करके दिखाया था। अब प्रॉफिट कम करके दिखाएंगे क्योंकि स्टॉक का वैल्यू कम दिखा रहे, ट्रांसफरेबल स्टॉक का वैल्यू कम दिखा रहे, तो प्रॉफिट भी उतने से कम दिखाना पड़ेगा। और इसको कहाँ दिखाया जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब एचओ ट्रेडिंग बोल के तो कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, और ये ब्रांच ट्रेडिंग बोल के तो कुछ नहीं होता, ये हो जाएगा ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रांच स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, एंट्री को पोस्ट कर देंगे, तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है। अच्छा अब देखो कैसे हो जाएगा एंट्री, यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले करते हैं गुड सेंड टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच स्टॉक में करते हैं गुड सेंड टू ब्रांच और बाई ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं पहले, आ, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। तो पहले हो जाएगा बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 3,333, और एक एंट्री हो जाएगा बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ये वाला, ठीक है, ये वाला बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 16,667। अब क्रॉस पोस्टिंग गुड सेंड टू ब्रांच में हो जाएगा, ठीक है। तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग देख के कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर लिखेंगे गुड सेंड टू ब्रांच में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। गुड सेंड टू ब्रांच में लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा यहाँ से, गुड सेंड टू ब्रांच में हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 16,667, टू ब्रांच स्टॉक, टू ब्रांच स्टॉक 16,667, ठीक है। और ये गुड सेंड टू, ये हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक 333, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक 3,333, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक 3,333। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये दो एंट्री हो गया। अब बोल रहा है क्रेडिट सेल फॉर द ईयर
इनवॉइस प्राइस, मतलब गुड्स बेचा गया है इनवॉइस प्राइस में, मतलब जिस प्राइस पे लिया गया उसी प्राइस पे बेच दिया गया। मतलब अगर 120 में मिल रहा है, क्योंकि 100 पे 20 प्रॉफिट लगा के, तो 120 में ही सेल हुआ है। ठीक है, ये बात इसीलिए बता रहे, बाद में समझाएंगे इसका लॉजिक क्या है। तो क्रेडिट सेल किया गया है ब्रांच के तरफ से, तो क्या एंट्री होगा? तो ब्रांच की तरफ से सेल हुआ है, हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? क्रेडिट सेल होने से क्या हो जाएगा? ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा, तो टू क्या हो जाएगा? टू ब्रांच स्टॉक। ठीक है, ये एंट्री था, एंट्री याद है? देखो ये वाला एंट्री हो जाएगा, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, कितने से? 1,65,000। इसमें कोई चेंजेस करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पे ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ब्रांच स्टॉक में बाई ब्रांच डेटर। ठीक है बाई ब्रांच डेटर। $1,65,000, और ब्रांच डेटर में हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। ब्रांच डेटर कहाँ लिखा है? ओ नीचे था। अच्छा, ब्रांच डेटर में हो जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 1,65,000। 1,65,000। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैश सेल हुआ है, कैश सेल फॉर द इनवॉइस प्राइस, तो एंट्री क्या होगा? कैश सेल होने से कैश मिलेगा। ठीक है, और ब्रांच में हो रहा है सेल, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट। और सेल होने से क्या होता है? सेल होने से ट्रेडिंग अकाउंट कम होगा। कहाँ से सेल हो रहा है? ब्रांच, तो ब्रांच ट्रेडिंग होगा, और ब्रांच ट्रेडिंग को हम लोग किससे सब्सटीट्यूट करते हैं? ब्रांच स्टॉक से। तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, है ना, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। तो हम लोग यहाँ पर ब्रांच स्टॉक में लिखते हैं ब्रांच कैश बाई ब्रांच कैश हो जाएगा, ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक बाई ब्रांच कैश हो जाएगा, और वैल्यू है 59,000। गुड आफ्टरनून इनकी। गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा, ब्रांच कैश देखो कितना हो जाएगा, वैल्यू कहाँ चला गया मेरा? ये रहा 59,000 ये हो गया। ठीक है, ये एंट्री हो गया। ब्रांच कैश में एंट्री करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री ब्रांच कैश में करना पड़ेगा। ब्रांच कैश में हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक। देखो एंट्री में ग्रिप होना चाहिए, तभी तुम लोग लिख पाओगे, नहीं तो ढूंढते रह जाओगे कहां पर क्या पोस्ट करना है। तो एंट्री आना चाहिए, तो यहाँ पर 59,000 ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला है? नेक्स्ट एंट्री देखते, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को कैश रेमिट किया है, किसने किया होगा? ब्रांच ने किया होगा। तो एंट्री क्या होगा? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, बता सकते हो एंट्री क्या होगा? कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस 2,22,500। तो कैश रेमिट हो रहा है, हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है, एंट्री कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस क्या लिखेगा बोलो? कैश हेड अकाउंट ऑफिस डेबिट कैश टू ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू टू ब्रांच कैश होगा। ठीक है, टू ब्रांच कैश होगा। क्यों ऐसा एंट्री होगा? देखो हेड ऑफिस एंट्री कर रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है कि ब्रांच से कैश निकल के मेरे पास आ रहा है। तो तुम लोग सोचो, हेड ऑफिस जो दो दो अकाउंट मेंटेन कर रहा है, अपने अकाउंट को कैश बोल रहा है। ठीक है, अपना कैश अकाउंट को कैश बोल रहा है, ब्रांच के कैश अकाउंट को नाम दे दिया ब्रांच कैश, नहीं तो समझ में नहीं आएगा उससे। ठीक है, फिर बोल रहा है मेरे कैश अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है, मेरे कैश अकाउंट में पैसा आ गया और ब्रांच के कैश अकाउंट से पैसा निकल गया, तो कैश टू ब्रांच कैश। ठीक है, कैश टू ब्रांच कैश। अब इसका एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे? ब्रांच कैश में लिखना पड़ेगा बाई कैश, और कैश अकाउंट तो हम लोग का है नहीं, क्योंकि हेड ऑफिस अभी यहाँ पर हम लोग को दिखाना है कि ब्रांच का अकाउंट कैसे मेंटेन कर रहा है, खुद का वाला हमें दिखाने के लिए नहीं बोला है। वैल्यूज है 2,22,500। अच्छा, नेक्स्ट देखो রিমিট यहाँ। মানে কি সেন্ড করা? हाँ बोलो। রিমিট মানে কি সেন্ড করা?
হ্যাঁ, রেমিট মানে সেন্ড করা, মানে ওর কাছে যে টাকাটা আসছে মানে ব্রাঞ্চের কাছে যে টাকাটা সেল টেল করে আসছে ওটা প্রত্যেকবার পাঠিয়ে দেয় হেড অফিসকে, কারণ হেড অফিসকেই পাঠাতে হবে মেন, ঠিক আছে। যেরকম ছোট ছোট ব্যাংকগুলোকে কি করতে হয় জানো তো, আমাদের গ্রামের দিকে ওরকমই হয়, যে টাকা পয়সাগুলো থাকে ওগুলো ব্যাংকে রাখা যায় না, যেমন শহরে তো রেখে দেয়, ঠিক আছে। ট্রান্সফারও হয়, অনেক সময় দেখবে ট্রান্সফারও হয়, সেটাকে বলে রেমিট করা, মানে পাঠিয়ে দেয়। প্রত্যেক দিনের ট্রানজাকশনে যা জোগাড় হচ্ছে সেই টাকাটা কাছাকাছি কোনো বড় हेड ऑफिस থাকলে ওখানে ट्रांसफर করে দেয় সেরকম। तो यहाँ पर भी वैसे ही हेड ऑफिस के पास ये रेमिट कर दिया जा रहा है, मतलब जो भी सेल हुआ जो भी पैसा वैसा आया वो भेज दिया जाता है। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ये एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे कर रहा है, उसका अमाउंट गिवन है, तो बोलो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस एंट्री कौन कर रहा है, हेड ऑफिस ही अपने बुक्स में कर रहा है, तो हेड ऑफिस के पास भी एक एक्सपेंस अकाउंट है, और ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट को उसने लिख रखा है ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। अब किसका खर्चा पे कर रहा है, खुद का नहीं, ब्रांच का खर्चा पे कर रहा है। अब बताओ एंट्री क्या होगा, लॉजिकली तो मैंने सभी बता दिया, एंट्री क्या होगा। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश होगा, ठीक है। ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा 12,000, लेकिन ये ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट के साथ साथ हमें और कहाँ लिखना पड़ेगा बता सकते हो, क्योंकि ब्रांच एक्सपेंस हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, हाँ ब्रांच एक्सपेंस भी तो मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, लिख सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। और पीएल में भी तो ट्रांसफर होना चाहिए एट लास्ट, पीएल में भी तो ट्रांसफर होना चाहिए, पीएल में भी तो ट्रांसफर होगा। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब ये पीएल में भी तो ट्रांसफर होगा, तो क्या एंट्री होगा, ब्रांच पीएल होगा ना, टू ब्रांच ब्रांच। पीएल। हाँ बोलो, टू ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग नेट एंट्री कर दें, ब्रांच एक्सपेंस कैंसिल, ओवरऑल एंट्री क्या होगा, हम लोगों ने ओवरऑल एंट्री ही किया था, ब्रांच पीएल टू कैश हो जाएगा, ठीक है। ब्रांच पीएल टू कैश हो जाएगा, हम लोग दो तरह से ही लिख सकते हैं, लेकिन नेट एंट्री भी लिख सकते हैं, ब्रांच पीएल टू कैश कितना हो जाएगा, ब्रांच पीएल टू कैश 12,000, ये लिख देते हैं डायरेक्टली, ब्रांच पीएल टू कैश 12,000, ठीक है। अच्छा, और मैंने ब्रांच एक्सपेंस भी मेंटेन कर रखा है, अगर हम नेट एंट्री लिखते हैं तो फिर ब्रांच एक्सपेंसेस का तो जरूरत नहीं होगा, नेट एंट्री अगर लिख दिया है मैंने तो ब्रांच एक्सपेंसेस का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। नेट लिख दिया कोई बात नहीं, देखते उसमें अगर बाद में लिखना हो तो लिख देंगे, वैसे भी हो जाएगा, उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ का एंट्री क्या होगा, इसका मैंने नेट एंट्री ही करके दिखाया था, इसका मैंने 2 बार दिखाया था, इसका इसका भी हम लोग 3 एंट्री के साथ कर सकते हैं, मैंने दिखाया था ना, अगर बैड डेप्ट राइट ऑफ होता है तो डेटर मेरा कम होता है, फिर वो पीएल में ट्रांसफर होता है, तो अगर नेट एंट्री बोलोगे तो क्या हो जाएगा, अगर पीएल के साथ बोलते हो तो क्या होगा बताओ, अगर नेट एंट्री बताओगे तो क्या हो जाएगा। नेट नहीं बताते हो ऐसे भी बता सकते हो, तुम लोग नॉर्मली सोचो ना, नॉर्मली बैड डेप्ट को कैसे लिखते हो पीएल में, उसी तरह से यहाँ भी लिखना चाहिए, कैसे लिखोगे, ये देखो इस तरह से होगा ना, ये देखो पीएल का कैसे एंट्री होगा, पहले देखो डेटर मेरा कम हो जाएगा, डेटर बैड डेप्ट टू डेटर, ठीक है, पहला एंट्री क्या होना चाहिए, बैड डेप्ट टू डेटर, ठीक है। फिर ये पीएल में क्लोज होता है, पीएल टू बैड डेप्ट, ठीक है, तो बैड डेप्ट कैंसिल, हम लोग क्या लिखेंगे, पीएल टू डेटर, अब कौन सा डेटर है, ब्रांच का डेटर है, ठीक है। इससे हमें ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट नहीं भी मेंटेन करने से होगा, ठीक है। वैसे भी देखो हमारे पास बैड डेप्ट अकाउंट तो है नहीं, लेजर तो है नहीं कि उसमें हम लोग पोस्ट करें, तो हमें यही वाला पोस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लोग नेट एंट्री करते हैं तो हम लोग इसे टू ब्रांच डेटर बोल के पोस्ट कर सकते हैं, मतलब हमें ब्रांच डेटर में एक बार पोस्ट करना पड़ेगा बाई बैड डेप्ट, फिर हम लोग पीएल में पोस्ट करेंगे टू बैड डेप्ट, इसके अलावा हम लोग नेट एंट्री भी कर सकते हैं पीएल टू ब्रांच डेटर, ठीक है, पीएल टू ब्रांच डेटर बोल के हम लोग कर सकते हैं, तो टू ब्रांच डेटर बोल के 750 लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। तो ब्रांच डेटर में लिख देते हैं यहाँ पर पीएल टू ब्रांच डेटर, तो बाई पीएल, तो पहले पीएल में लिख लेते हैं, पीएल टू ब्रांच डेटर, $750, और ब्रांच डेटर में लिख लेते हैं बाई पीएल,
अब देखो यहाँ पर बोला है बैलेंसेस एज ऑन 1/1/2001 और 31 दिसंबर 2001। यहाँ पर स्टॉक बताया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे बता रखा है, बट ओपनिंग स्टॉक को इनवॉइस प्राइस पे नहीं बताया, तो हमें इसे इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? ब्रांच का स्टॉक है तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, जैसे हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख रखा था जगह, तो यहाँ लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक बोल के, ये ओपनिंग स्टॉक बोल के लिखना पड़ता है। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक बोल के इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे, इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफर्ड नहीं है। तो 25,000 पे 20% लग जाएगा, तो 25,000 पे 20% अप्लाई करके देख लो कितना हो रहा है, तो 30,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनवॉइस प्राइस पे। और क्लोजिंग स्टॉक को भी लिख लेते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 28,000 है, 28,000 है, क्योंकि इसको हम लोगों को और कोई चेंज करने का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो डेटर। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग बोल रखा है, तो डेटर का भी ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेते हैं। टू, यहाँ मैंने जगह नहीं छोड़ा था, ठीक है, हो जाएगा अभी यहाँ पर टू बैलेंस बीडी। ठीक है, टू बैलेंस बीडी या टू ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो। डेटर है 30 to 750, इसमें कोई ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं होता है। स्टॉक को हमें सिर्फ इनवॉइस प्राइस में ट्रांसफर करना पड़ेगा अगर इनवॉइस प्राइस का क्वेश्चन है। और यहाँ पर हो जाएगा बाई डेटर 26,000, बाई बैलेंस, बाई डेटर बोल रहे हैं, बाई बैलेंस सीडी 26,000। ठीक है, ম্যাম স্টকেও সেম করতে পারি তো, টু ব্যালেন্স বিডি বাই ব্যালেন্স সিডি? হ্যাঁ করতে পারো, টু बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी হবে। अच्छा कैश इन हैंड का भी देखो ओपनिंग क्लोजिंग, इसका भी तुम लोग टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस बीडी कर सकते हो, टू ओपनिंग क्लोजिंग भी लिख सकते हो। टू बैलेंस बीडी 5,000 और 2,500 बाई बैलेंस सीडी 2,500। अच्छा ये सब क्लोज हो गया। अब हमें क्या करना है, हम लोग सारे एंट्रीज पोस्ट कर चुके हैं। यहाँ पर फिलहाल मैंने एक्सपेंसेस अकाउंट का यूज नहीं किया। तुम लोग इसको, हम बोल सकते, तुम लोग इसका एज ए होमवर्क ले सकते हो ये वाले पॉइंट को। फिर नेक्स्ट दिन हम लोग इस पे लिख के दिखा देंगे। ठीक है, अगर तुम लोग एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर दो एक्सपेंसेस का जो मैंने एंट्री लिख के भी दिखा दिया, तुम लोग चाहो तो वहां पर उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। ओवरऑल आंसर सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो तुम लोग एक बार ट्राई करके देख सकते हो, हम नेक्स्ट दिन बताएंगे कि कैसे करके होगा। अभी तो ऐसे मैंने कर दिया है, तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले डेटर अकाउंट हम बता देते कैसे कैसे हमें क्लोज करना चाहिए, एक सीक्वेंस बता देते, वही फॉलो करने से हमेशा सही आंसर आएगा, बेटर होगा। ठीक है, यहाँ बता देते पहले क्लोज करना चाहिए डेटर। ठीक है, उसके बाद क्लोज करेंगे ब्रांच स्टॉक। ठीक है, डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक को क्लोज करेंगे। ब्रांच स्टॉक क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पर मैंने डेटर, डेटर के बाद ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक के बाद हमें ब्रांच कैश को क्लोज करना चाहिए। ठीक है, फिर ब्रांच कैश, फिर ब्रांच पीएल। यहाँ पर लिखते हैं पहले ब्रांच कैश होगा, ब्रांच कैश को क्लोज करेंगे। ठीक है, जैसे ही ब्रांच कैश क्लोज हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट। ठीक है, फिर ब्रांच एडजस्टमेंट क्लोज करेंगे और एकदम एंड में हम लोग क्लोज करेंगे ब्रांच पीएल। और उसके बाद ये गुड सेंड टू ब्रांच, ये फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा, अगर हम लोग जो भी अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं मेन उसमें ये सब, तो सबसे पहले क्योंकि एक कम हो गया, मैंने एक्सपेंस अकाउंट वहां पर नहीं दिखाया, डबल एंट्री नहीं किया, एक नेट एंट्री से किया है। तो डेटर, डेटर को पहले क्लोज करेंगे। तो नॉर्मली सोचो डेटर का अकाउंट हमारा कैसा बनता है, अगर हम लोग नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन का भी अकाउंटिंग करते हैं तो डेटर में मेन क्या क्या चीज रह सकता है। डेटर का एंट्री, डेटर कब जनरेट होता है बिजनेस में, जब हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं, तो डेटर टू सेल होता है। ठीक है, ये एक एंट्री होता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटर से हमें कुछ पैसा मिल गया, तो फिर हम लोग बोलते हैं बाई कैश या बैंक बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो डेटर को कुछ डेटर से पैसा नहीं मिला और ईयर एंड हो गया, मतलब हमारे पास डेटर से रिसीवेबल रह गया, तो हम लोग बोलते हैं बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, और अगर प्रीवियसली हमारे पास डेटर से कुछ बैलेंस रह गया तो हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ये मेन चार चीज होता है, मतलब डेटर का ओपनिंग
ओपनिंग, डेटर का क्लोजिंग, डेटर से कितना मिलना चाहिए था और कितना मिला है, ठीक है। ये हम लोग मेनली डेटर के अकाउंट में सारी चीजों को लिखते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट ये 4 चीज डेटर का होना चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग है तो वही हमारा लेजर का बैलेंस आएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ बोला है तो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ब्रांच का डेटर में ये रहा डेटर का ओपनिंग, ये रहा डेटर का क्लोजिंग। टू ब्रांच स्टॉक ये क्या बता रहा है, याद करो, ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक ये क्या बता रहा है, बता सकते हो ये क्या बता रहा है। ब्रांच डेटर टू ब्रांच स्टॉक ये डेटा क्या शो कर रहा है हमें, ये तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर, ये और ये क्या बता रहा है, बोल सकते हो। क्वेश्चन देखो ना, 1,65,000 ये दिख रहा है ना, डेटर टू सेल होता है ना, सेल होने से ब्रांच का स्टॉक, इसीलिए मैंने दो तरह से समझाया था। जब भी सेल होगा तब तब ब्रांच का स्टॉक कम होगा, है ना। तो सेल हुआ, कितना सेल हुआ, 1,65,000, ये किस चीज का था, ये तो क्रेडिट सेल का था, ये क्रेडिट सेल का था। इस तरह से मैंने लिख दिया, देखो ये क्रेडिट सेल का था, ये ओपनिंग डेटर, ये क्लोजिंग डेटर, इतना हम लोगों ने सेल किया। ये क्या था, पीएल, ये वाला बैड डेप्ट था। देखो 750 का क्या है, बैड डेप्ट है। ये देखो हम लिख देते हैं एक बार समझने के लिए, ये बैड डेप्ट है। बैड डेप्ट आ सकता है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड होगा वो आएगा, डेटर से रिलेटेड चीज आएगा। तो यहाँ क्या मिसिंग है बोल सकते हो, मेन चीज में क्या मिसिंग है, देखो बैड डेप्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड, ये हमेशा हुआ ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन हमेशा डेटर अकाउंट में जो रहेगा वो क्रेडिट सेल रहेगा। क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में रिसीव्ड अमाउंट रहेगा, कुछ अमाउंट रिसीवेबल रहेगा, कुछ अमाउंट ओपनिंग का रिसीवेबल, कुछ अमाउंट क्लोजिंग का रिसीवेबल, ये मेन चीज होता है। इसके अलावा बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, ये तो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर क्वेश्चन में है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली डेटर है तो क्रेडिट सेल तो होगा ही होगा, और क्रेडिट सेल है तो उसके अगेंस्ट में कुछ रिसीवेबल होगा ही होगा। बाकी पूरा रिसीवेबल है, बैड डेट है, डिस्काउंट है, वो अलग बात हो जाता है। मेन चीज जो है वो ये 4 होना चाहिए। तो ये 4 में से मेन चीज में से 4 नहीं यहाँ पर है, एक मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है बता सकते हो, वही हम लोग का लेजर बैलेंस आएगा। बताओ कौन सा मिसिंग है, अभी तो मैंने बताया, बोलो। पेमेंट। पेमेंट जो मिला है डेटर से, ठीक है। अब तो पेमेंट किधर लिखते हैं, पेमेंट मिलने का एंट्री, नॉर्मल एंट्री बताओ, कैश टू डेटर होता है, ठीक है। अब ब्रांच के डेटर से पैसा मिल रहा है, एंट्री कौन कर रहा है, हेड ऑफिस कर रहा है। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, बोलो, हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा। ब्रांच के डेटर से पैसा मिल रहा है तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा, कैश टू ब्रांच डेटर। अपना पैसा आ रहा है तब कैश बोलेगा ना, कैश वो कब बोलेगा, जब उसके कैश लेजर में पैसा आएगा। अगर ब्रांच का डेटर पैसा दे रहा है तो फिर कैश को कहाँ दिखाना पड़ेगा, ब्रांच का डेटर अगर पैसा दे रहा है, ये देखो ब्रांच का डेटर पैसा दे रहा है, ये है हेड ऑफिस, ये भी मेंटेन कर रहा है, इधर भी मेंटेन कर रहा है। ब्रांच के डेटर ने आके पैसा दिया, ये है ब्रांच का डेटर, वो आया पैसा दिया। तो फिर हेड ऑफिस कहाँ कहाँ डेबिट क्रेडिट करेगा, एक तो वो यहाँ डेटर को कम कर देगा, कैंसिल कर देगा इसके अगेंस्ट में, और ब्रांच के कैश अकाउंट में पैसा दिखाएगा, मतलब डेबिट हो जाएगा, है ना। कैश अकाउंट डेबिट करेगा और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेगा। तो फिर कैश लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, कैश लिखने का मतलब है कि हेड ऑफिस के कैश अकाउंट में पैसा आया, नहीं ब्रांच के कैश अकाउंट में पैसा आया। तो इसी वजह से हमें समझना जरूरी है, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, अगर कैश लिख देते हो तो वो ब्रांच का कैश नहीं बताया जाएगा, फिर वो हेड ऑफिस का हो जाएगा। तो एंट्री क्या करना पड़ेगा हमें, ब्रांच एंट्री कैश, क्या, हाँ बोलो बोलो। ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई ब्रांच कैश, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना होगा टोटल करके, 1,65,000 प्लस 32750, 1,97,750, 1,71,000, ठीक है। ये हो गया ब्रांच कैश। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग होना चाहिए ब्रांच कैश में, पहले क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं। तो टू ब्रांच डेटर बोल के हो जाएगा ब्रांच कैश में, यहाँ पर लिख लेते हैं टू ब्रांच डेटर बोल के हो जाएगा 1,71,000, ठीक है। क्रॉस पोस्टिंग कर लिया मैंने। अब सेकंड हमारा जो अकाउंट क्लोज होना है, हम लोग उसी अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये है हम लोग का ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक अकाउंट नॉर्मली ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट का एक सब्स्टिट्यूट नेम है। अब हम लोग यहाँ पर बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या बैलेंस मिलता है,
पहले तुम लोग ये बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग को क्या बैलेंस मिलता है। जो तुम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग बनाते हो वहां तुम लोग को बैलेंस क्या मिलता है नॉर्मली। अगर ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो नॉर्मली बैलेंस क्या मिलता है। GP. जीपी या जीएल, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ हमें मिलेगा, चेक करते हैं। 16,667 प्लस 3,333 प्लस 1,65,000 प्लस 59,000 प्लस 28,000, तो ये हो जाएगा 2,72,000। मुझे तो लग रहा है इधर ही ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है ना, इधर कम दिख रहा है। 2,70,000 माइनस हो रहा है, कितना आ गया 2,000। ठीक है, 2,000 आ गया। इसको क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे, इसको क्या बोल के रिकॉर्ड करना चाहिए। जीपी है, ठीक है, जीपी है, तो क्या हम लोग 2 जीपी बोल के रिकॉर्ड करेंगे। इसको हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा पता है, इसको हम लोग को लिखना पड़ेगा 2 ब्रांच एडजस्टमेंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, क्यों इसे ब्रांच एडजस्टमेंट लिखे, क्यों इसको हम लोगों ने यहाँ पर जीपी नहीं लिखा, वो बताएंगे। पहले ये पूरा क्लोज हो जाने दो, बताते हैं। ठीक है, ये देखो क्यों लिखा है, एक बार बता देते हैं। देखो यहाँ पर ब्रांच स्टॉक जो अकाउंट बना है, मुझे बोल सकते हो ये कौन से प्राइस में लिखा हुआ है, ये कौन सा प्राइस है, ये 30,000 इनवॉइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, मुझे इतना बताओ। ये जो 30,000 है ये हाँ बोलो। इनवॉइस प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट ये वाला गुड सेंड टू ब्रांच, ये कौन सा प्राइस है। तो कैश प्राइस। कैश प्राइस क्यों, ब्रांच के पास स्टॉक आया है जो कि हेड ऑफिस ने भेजा है, तो हेड ऑफिस तो ब्रांच को हमेशा लोडिंग लगा के ही भेज रहा है, सही तो क्वेश्चन हमें बोला है, तो ये कौन सा प्राइस है। इनवॉइस प्राइस ही होगा। हाँ, ये इनवॉइस प्राइस ही है। ठीक है, अच्छा, ये बाई गुड सेंड टू ब्रांच, जो वो रास्ते में था जिसको हम लोगों ने रिटर्न की तरह ट्रीट किया, क्योंकि एंट्री हमारा रिटर्न जैसा ही निकल के आया, ये कौन से प्राइस में रिकॉर्ड है, 16,667। ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है ना, याद करो 20,000 का रिटर्न हुआ था ना, 2,40,000 और 2,20,000, तो 20,000 का ये इस तरह से एंट्री हुआ था ना, 16,667,333, वो एंट्री का बाइफर्केशन है। ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है कि नहीं, याद करो। ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है कि नहीं, याद करो। ये वाला भी ना थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं, पहले ये वाला थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, हम बताते हैं। ओपनिंग स्टॉक हमें इनवॉइस प्राइस में दे रखा था, ये इनवॉइस प्राइस है, और ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है ना। 2,40,000 में सामान भेजा गया था, एंट्री क्या होता है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू गुड सेंड टू ब्रांच, टू ब्रांच एडजस्टमेंट, इसीलिए ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है। बोलो, ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया अभी, देखो मतलब लिखते टाइम गलत हो जा रहा है, तो ये बताओ, ये दोनों मिला के है ना इनवॉइस प्राइस, ये दोनों इनवॉइस प्राइस है, ये एक इनवॉइस प्राइस है, ये दोनों मिला के इनवॉइस प्राइस है। देख के बोलो समझ में आया कि नहीं, एकदम स्टार्टिंग वाला 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस, 30,000 ओपनिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन में गिवन था, और ये 20,000 का गुड्स इन ट्रांजिट का इनवॉइस प्राइस मिल रहा है ना इसमें। ये एडजस्टमेंट मतलब तो इनवॉइस रेट। बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला पॉइंट, अगर समझ में आया तभी ये वाला 2,000 समझ में आएगा। बोलो, यस मैम। है ना। अच्छा, ब्रांच का डेटर, अब ये कौन से प्राइस में है, ये 1,65,000 का कौन सा प्राइस है, सोच के बताओ। ठीक है, डेटर है मतलब क्रेडिट सेल हुआ था, ये कौन सा प्राइस है, क्रेडिट सेल किस पे होता है, क्वेश्चन देख लो, दिखाते हैं। इनवॉइस प्राइस, ठीक है, क्रेडिट सेल किस पे होता है, इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो ये कौन सा प्राइस है, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल इनवॉइस प्राइस पे हुआ है। और कैश सेल भी देखो, कैश सेल भी देखो, बोल रहा है कि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे हुआ है। ठीक है, तो कैश सेल भी हम लोग का हुआ है इनवॉइस प्राइस पे। ये क्लोजिंग स्टॉक किस पे है, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है। ठीक है, अगर सारी चीज इनवॉइस प्राइस पे ही है, ठीक है, मेरे पास इतना, अब देखो मेरे पास टोटल इतना स्टॉक था, ठीक है, उसमें से ये रिटर्न है, और उसमें से इतना हम लोगों ने बेच दिया और इतना रह गया, तो क्या कोई बैलेंस आना चाहिए, तुम लोग ही लॉजिकली बताओ। टोटल स्टॉक अवेलेबल फॉर सेल दिस वन, ठीक है, उसमें से ये वैल्यू हो गया है रिटर्न, तो जो बचा वो बेचा होगा हम लोगों ने, और इतना बेच दिया है, इतना बेच दिया है हम लोगों ने, इतना बेच दिया है कैश क्रेडिट करके, और बाकी ये बच गया,
तो फिर भी क्या बैलेंस आना चाहिए, सोच के बताओ। अगर मेरा सारा चीज इनवॉइस प्राइस पे, ट्रेडिंग में क्यों बैलेंस आता है, ट्रेडिंग में क्यों बैलेंस आता है बोल सकते हो। ट्रेडिंग में ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में होता है, ट्रेडिंग में परचेस कॉस्ट में होता है, ट्रेडिंग में अगर वेजेस या फिर एनी काइंड ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस वो कॉस्ट में होता है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में होता है, लेकिन सेल कॉस्ट में नहीं होता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, वही वाला प्रॉफिट तुम लोगों को एज ए जीपी दिखता है, तभी बैलेंस आता है। लेकिन अगर यहाँ पर सारी चीज इनवॉइस प्राइस पे है तो फिर भी बैलेंस कैसे आ सकता है, क्या बैलेंस आ सकता है, मुझे एक बार बताओ। ये अगर बैलेंस नहीं आता तो ये टैली नहीं हो जाता, ये बैलेंस नहीं आने से टैली हो जाएगा, ये तो मतलब नॉर्मल मैथमेटिकल बात हो गया। लेकिन अगर हम लोग सारी चीज इनवॉइस प्राइस पे दिखा रहे हैं कि मेरे पास कितना स्टॉक था, हम बोल रहे हैं मेरे पास 120 रुपीज का स्टॉक था, जिसमें से मैंने 100 रुपीज का स्टॉक बेच दिया, 20 रुपीज का मेरे पास बचा हुआ है, तो फिर ये तो टैली हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस कैसे आएगा, मेरे पास टोटल 120 रुपीज का स्टॉक था जो इनवॉइस प्राइस का था, मान लो इसमें से 20 ओपनिंग है और 100 जो है इस बार का ट्रांसफर है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। 100 हम लोगों ने सेल कर दिया, अच्छा मान लो 100 सेल कर दिया और 10 का रिटर्न था और बाकी 10 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है, 100 का सेल कर दिया। तो अगर सारी चीज को इनवॉइस प्राइस में दिखा रहे हैं तो कैसे बैलेंस आएगा, सोच के देखो, बैलेंस कभी नहीं आ सकता है। फिर भी बैलेंस आया, क्यों आया, मतलब कुछ तो ऐसा स्टॉक होगा जो हम लोगों ने मोर देन इनवॉइस प्राइस बेचा होगा। बोलो, अगर हम लोग मोर देन इनवॉइस प्राइस बेचेंगे तभी ना यहाँ पर बैलेंस आ सकता है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग मोर देन इनवॉइस प्राइस बेचेंगे तभी ना, जैसे मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, मेरे 100 रुपीज का स्टॉक था, मैंने एक जो है मेरे पास अभी 20 रुपीज का स्टॉक बचा हुआ है, तो मैंने 80 रुपीज का स्टॉक बेचा। अगर हम यहाँ पर 80 लिखेंगे तो दोनों तो बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने ऑब्वियसली 80 रुपीज का स्टॉक जो बेचा है वो कुछ प्रॉफिट लगा के ही बेचा होगा। तो अब मान लेते हैं मैंने 20 रुपीज प्रॉफिट लगा के बेचा, यानी मेरा सेल वैल्यू यहाँ पर हम 100 रिकॉर्ड करेंगे और ये जो क्लोजिंग स्टॉक 20 दिखता है ये 120। अब देखो यहाँ पर 20 बैलेंस करके आता है, ये वही वाला 20 है जो हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों साइड लेजर में हम लोग अगर एक ही तरह का वैल्यूज को दिखाएंगे, एक ही मतलब पैरामीटर में यानी इनवॉइस प्राइस में, तो हम लोग का कभी जो है बैलेंसिंग फिगर नहीं आ सकता, क्योंकि हम लोग तो स्टॉक अवेलेबल भी बता रहे, उसमें से सेल भी बता रहे, रिटर्न भी बता रहे, बचा हुआ स्टॉक भी बता रहे, तो फिर बैलेंस तो नहीं आएगा। ये बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये वो अमाउंट ऑफ सेल का प्रॉफिट है जो हम लोगों ने इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा में बेचा होगा, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हेड ऑफिस जो है वो यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रांच को कैसे स्टॉक भेजा है, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस लगा के बेच रहा है, ठीक है। अब ब्रांच का काम है आउटसाइडर को बेचना, ठीक है, आउटसाइडर को बेचना, ब्रांच आउटसाइडर को बेचता है, नॉर्मली इनवॉइस प्राइस पे ही बेचता है। लेकिन अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा पे बेच दे तो अच्छा है, उसे हेड ऑफिस थोड़ी ना कुछ बोलेगा, जितना बिजनेस का प्रॉफिट होगा उतना ही अच्छा है। अगर वो ज्यादा में बेच देता है, अब मान लो उसे 120 का कुछ चीज मिला, वो 120 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट तो जीरो दिखेगा, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ तो और कुछ दिखना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वो बाई चांस 122 में बेच देता है तो उसके अकाउंट में 2 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा। बाई चांस अगर वो 122 में बेच पाता है तो उसे 2 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा, और ये 2 रुपीज वाला प्रॉफिट ही यहाँ पर 2000 है, मतलब उसने कोई ना कोई स्टॉक जो है, यहाँ पर भले क्वेश्चन में बोल रखा हो इनवॉइस प्राइस, लेकिन कुछ तो ऐसा स्टॉक था जो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेच दिया गया, दैट इज 2000। तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट में ही क्यों जाएगा, क्या मुझे बोल सकते हो कि क्या ये टोटल प्रॉफिट ऑफ द सेल है, क्या मुझे बोल सकते हो ये 2 रुपीज टोटल प्रॉफिट है। ब्रांच का 100 रुपए का सामान जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को, सॉरी हेड ऑफिस का 100 रुपए का सामान जो ब्रांच को उसने 120 में ट्रांसफर किया था और ब्रांच ने उसे 122 में बेच दिया, तो टोटल प्रॉफिट बता सकते हो क्या है टोटल प्रॉफिट, एक प्रोडक्ट का टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, फिर 100 का स्टॉक 120 में बिका तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, बता सकते हो। 22 टोटल प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर जब दिख रहा है ये ब्रांच का जो स्टॉक अकाउंट में दिख रहा है वहां तो 2 ही दिखेगा, बोलो हाँ कि ना। ब्रांच अपना जो स्टॉक अकाउंट बनाएगा वो तो यही देखेगा ना कि मुझे 120 में जो स्टॉक मिला था मैंने 122 में बेचा, यानी 2 रुपीज का मेरे अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा, ये वही वाला दिख रहा है, बट इट इज नॉट द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट है 22, इसीलिए इस प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट में नहीं दिखा रहे, पीएल बोल के नहीं दिखा रहे, जीपी बोल के नहीं दिखा रहे, मतलब एटलीस्ट जीपी दिखाना चाहिए, स्टॉक
स्टॉक अकाउंट यानी कि जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग जीपी बोल के नहीं दिखा रहे, हम लोग इसको ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के दिखा रहे हैं, ठीक है। ब्रांच एडजस्टमेंट में इसे ट्रांसफर करेंगे क्योंकि वो प्रॉफिट अकाउंट है, वहां पर हम लोग टोटल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी ये सेलिंग प्राइस माइनस इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस होगा। ये देखो ये क्या है, सेलिंग प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस है ना, जो 2 रुपीज यहाँ पर दिख रहा है, ये किस चीज का डिफरेंस है, सेलिंग प्राइस 122, इनवॉइस प्राइस 122, 120, ये दोनों का डिफरेंस 2 रुपीज जो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो ये होता है लॉजिक कि यहाँ पर हम लोगों ने जो ब्रांच स्टॉक दिखाया है ये तो सारे के सारे इनवॉइस प्राइस में, तो बैलेंस कैसे आ सकता है, बैलेंस ओनली तभी आ सकता है कि बाई चांस अगर ब्रांच ने किसी भी तरह से अपना जो भी स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचा होगा, जितने ज्यादा में बेचेगा वही वाला यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर 2000 आया, यानी वो ये वाला वो पूरा का पूरा टोटल प्रॉफिट नहीं है उस स्टॉक पे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ जो लोडिंग अमाउंट है, लोडिंग से ज्यादा अमाउंट है वही दिख रहा होगा, मतलब इनवॉइस प्राइस से जो ज्यादा अमाउंट है वही दिख रहा होगा। ये कौन सा दिख रहा होगा, सेलिंग प्राइस लेस इनवॉइस प्राइस होके जो होना चाहिए वो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए बोला क्योंकि लॉजिकली समझ में आना चाहिए। तो ये अकाउंट हम लोग का क्लोज हो गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हम लोग इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, इसको लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक बोल के 2000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा अकाउंट बंद होना चाहिए, हम लोगों ने ये अकाउंट बंद कर दिया, ये अकाउंट बंद कर दिया, हम लोग ब्रांच कैश अकाउंट बंद करेंगे, ठीक है। ब्रांच कैश अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या लिख रखा है। तो कैश अकाउंट में देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है। ब्रांच कैश अकाउंट में हम लोग के पास यहाँ पर दिख रहा है 5000 ओपनिंग कैश बैलेंस है, 59000 ब्रांच का स्टॉक। ये क्या था, देखो रीड करने आना चाहिए। ये ओपनिंग कैश था, किसका कैश है, ब्रांच के पास 5000 था, ब्रांच के पास सेल करके ये 59000 क्या था, नहीं याद आ रहा है तो डेटा पढ़ के देखो, सेल करके आया होगा, तभी तो कैश टू सेल। क्योंकि सेल कहाँ लिखते हैं, सोचो, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट यहाँ पर ब्रांच अपने ब्रांच स्टॉक से दिखाता है, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट को ब्रांच स्टॉक बोल के दिखाता है, ठीक है। तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ये एक्चुअली कौन सा था, ये देख के समझ में आना चाहिए तुम लोगों को, लिखना यहाँ नेसेसरी नहीं है, समझ में आना चाहिए। तो हम एक बार बता देते हैं, देखो देख के पढ़ के बोल सकते हो, ये कैश सेल है, ये कौन सा है, ये क्रेडिट सेल है, क्योंकि कैश टू डेटर, ब्रांच एक बार हटाओ ना, कैश टू डेटर मतलब क्रेडिट सेल वाला है, ठीक है। मतलब क्रेडिट सेल से जो पैसा मिला, क्रेडिट सेल से जो पैसा मिला, कैश टू डेटर का मतलब ये वाला, ये ओपनिंग कैश था। तो पहले इतना कैश था, इतना इतना कैश हमारे पास आया, ठीक है। और उसमें से ये बाई कैश जो दिख रहा है 2,22,500, ये रेमिट हुआ होगा, क्योंकि कैश कौन लिखता है, हेड ऑफिस लिखता है, हेड ऑफिस के अकाउंट में कैश आया और ब्रांच के पास से चला गया, यानी हेड ऑफिस को ब्रांच ने दिया होगा। ये रेमिटेंस वाला पॉइंट है, देखो ये चाहो तो तुम लोग लिख लो यहाँ पर, लेकिन पढ़ के तुम लोग को जितना समझ में आएगा तुम लोग उतना अच्छा यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। ये रेमिटेड वाला पॉइंट है, क्योंकि कैश कौन लिखता है, कैश हेड ऑफिस लिखता है। कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास पैसा आया, किसने भेजा, ब्रांच ने भेजा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में एक लाइन था, तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर बोला गया था कि ब्रांच और हेड ऑफिस जो है वो पार्टली ब्रांच का एक्सपेंसेस को पे करते हैं। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच का एक्सपेंस पे करता है, वो अमाउंट हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, शायद हेड ऑफिस का ब्रांच का एक्सपेंस हम लोगों ने लिखा था, शायद यहाँ पर दिया हुआ था। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, ये हम लोगों ने लिखा था, बट ये हम लोगों ने ना कैसे दिखाया था, पीएल में दिखाया था, डायरेक्टली इसको हम लोगों ने पीएल में दिखाया था। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर इसको क्या करेंगे, क्लोज करते हैं। क्लोज करने से, क्योंकि ये हमें क्लोज ही करना है, किधर बैलेंस आता है और वो बैलेंस क्या होगा वो भी बताते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास पहले से 5000 था ब्रांच के पास, उसका कैश सेल करके उसके पास 59 आया, क्रेडिट सेल से उसे 1,71,000 मिला, ठीक है। तो इनके पास 2,35,000 का टोटल क्या है, टोटल इनके पास कैश अवेलेबल है ब्रांच के पास, ठीक है। उसमें से ब्रांच ने 2,22,500 ये हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया, और उसके पास बच रहा है 2,500, जबकि ये माइनस करने से देखो बचना चाहिए 12,500। सोचो तुम लोग इसको माइनस करके देखो ना, 2,35,000 था, उसमें से अगर 2,22,500 वो हेड ऑफिस को दे देता है तो उसके पास 12,500 का कैश बैलेंस होना चाहिए, बट कैश बैलेंस है 2,500, यानी 10,000 इधर
कहाँ चला गया, तो 10,000 कहाँ जा गया होगा, क्योंकि ब्रांच जो है अपना खर्चा भी खुद पे करता है। यहाँ पर बताया ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच, तो ब्रांच ने भी अपना खर्चा पे किया होगा, वो खर्चा निकल के आ रहा है 10,000। और ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बाई साइड है तो बाई लिखेंगे, लेकिन एंट्री क्या लिखे, ब्रांच ने अपना खर्चा पे किया तो खर्चा कहाँ पर क्लोज करेगा। अगर मतलब दो एंट्री से हम लोग देखते हैं, तो पहला एंट्री है ब्रांच जब अपना एक्सपेंस पे करेगा तो ब्रांच एक्सपेंस बोल के एंट्री करेगा हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश बोल के, क्योंकि हम एक्सपेंस अकाउंट को यहाँ यूज नहीं किए हैं, अब डायरेक्ट हम लोग पीएल वाले में चले जाएंगे, तो ब्रांच पीएल, ठीक है, ब्रांच पीएल टू क्या हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस, ठीक है, तो या ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंस बोल रहे, सॉरी, हाँ ब्रांच पीएल टू ब्रांच एक्सपेंस हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रुको मैंने शायद गलत लिख दिया, एक मिनट, यहाँ पर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, ब्रांच कैश, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश हो जाएगा, ब्रांच का खर्चा, ब्रांच का कैश चला गया। अब हम लोग इसको जब पीएल में ट्रांसफर करेंगे, पीएल डेबिट हो जाएगा टू ब्रांच एक्सपेंस हो जाएगा, तो ब्रांच एक्सपेंस कैंसिल, क्योंकि हम ब्रांच एक्सपेंस यूज नहीं कर रहे, तो नेट एंट्री हो गया पीएल डेबिट टू ब्रांच कैश, सुनो, नेट एंट्री हो गया पीएल डेबिट टू ब्रांच कैश, क्योंकि मैंने ब्रांच एक्सपेंस यहाँ मेंटेन नहीं किया, अगर करते तो ये 2 बार एंट्री करना पड़ता, ठीक है, तो क्यों नहीं किया है, इसलिए हम लोग नेट एंट्री कर देते हैं। नेट एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल टू ब्रांच कैश, फिर से देखो ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश, ये नॉर्मल बात है, एक्सपेंस टू कैश, ब्रांच लगा दिया। अब पीएल डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस, पीएल में होना चाहिए था टू ब्रांच एक्सपेंस, क्योंकि हम ब्रांच एक्सपेंस का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, तो नेट एंट्री हो रहा है पीएल डेबिट टू ब्रांच कैश, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ब्रांच पीएल, सिर्फ ब्रांच पीएल बोलने से तो नहीं होगा, ब्रांच पीएल बोलना पड़ेगा, ब्रांच पीएल, ठीक है, बाई ब्रांच पीएल कितना हो जाएगा 10,000, तो इसका मतलब 10,000 यहाँ पर पीएल में आ जाएगा, और इसका हमें करना चाहिए क्रॉस पोस्टिंग, तो ब्रांच पीएल में हम लोग कर देंगे टू ब्रांच कैश बोल के 10,000, ब्रांच पीएल में लिखेंगे टू ब्रांच कैश बोल के 10,000, ठीक है, ब्रांच पीएल में हो गया टू ब्रांच कैश बोल के 10,000। अब हम लोग को कौन सा अकाउंट क्लोज करना चाहिए, ये वाला क्लोज हो गया, अब हम लोग ब्रांच एडजस्टमेंट को क्लोज करेंगे, तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। अच्छा, ब्रांच एडजस्टमेंट में ये 2 प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, ये प्रॉफिट कौन सा है, ये जो ब्रांच स्टॉक बोल के दिख रहा है, ये है हम लोग का वो रिटर्न वाला, ठीक है, याद करो, जो रिटर्न मतलब जो इन ट्रांजिट था ना, उसका प्रॉफिट है। ये 40,000 कौन सा वाला है, ये 40,000 है जो हम लोगों ने गुड्स सेंड किया था उसका वाला है, और ये 2,000 हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग किया जो वहां पर अभी बैलेंस करके निकल के आया, ठीक है, एक बार अपने समझने के लिए लिख सकते हो, ये जो है ये गुड्स सेंड हुआ था उसका है, ठीक है, गुड्स सेंड टोटल अमाउंट जो था, ये है गुड्स इन ट्रांजिट वाला, ये है गुड्स इन ट्रांजिट वाला प्रॉफिट, ठीक है, गुड्स इन ट्रांजिट वाला लोडिंग, एक्चुअली लोडिंग मतलब डुप्लीकेट प्रॉफिट, और ये ब्रांच स्टॉक जो है ये बैलेंस करके जो आया था, ये ट्रांसफर होके वहां से आया, वहां पर जो बैलेंस आया। अभी हमें यहाँ पर और कौन कौन सा डुप्लीकेट प्रॉफिट लिखना चाहिए, जहां जहां डुप्लीकेट प्रॉफिट इंक्लूड है, मेनली स्टॉक में इंक्लूड होता है, चेक करते हैं कौन कौन सा हम लोगों ने लिखा, ये तो लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये भी लिख लिया हम लोगों ने, और कहीं ब्रांच एडजस्टमेंट तो नहीं दिख रहा है, ये भी लिख लिया हम लोगों ने, ये तीनों ही अमाउंट वहां पर पोस्टेड है। लेकिन सोचो जो ये क्लोजिंग स्टॉक है ये भी तो इनवॉइस प्राइस पे था, तो इस पे हमारा क्या इंक्लूडेड है, इस पे हम लोगों का प्रॉफिट मतलब लोडिंग इंक्लूडेड है, ये लोडिंग हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना स्टॉक को खुद से ही इनवॉइस प्राइस में दिखा रहे, ठीक है, वो एक प्रोसेस है दिखा रहे, लेकिन हम लोगों को तो उसको लेस करके दिखाना पड़ेगा, हमें ये एलिमिनेट करना पड़ेगा स्टॉक रिजर्व को, क्योंकि ये हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। तो इसमें भी तो फिर तुम लोग सोच रहे होगे ये भी तो इनवॉइस प्राइस है, इसका क्यों नहीं लिख रहे हैं मैम, इसका क्यों लिखे भाई, ये तो सेल हो गया, ये रियलाइज्ड है, हमें वो लिखना चाहिए जो अनरियलाइज्ड होता है, ठीक है, यहाँ पर अनरियलाइज्ड है, यहाँ पर अनरियलाइज्ड है, और यहाँ पर अनरियलाइज्ड था प्रीवियसली, ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ बिका है, लेकिन हमें वो एलिमिनेट करके दिखाना पड़ेगा, तो जितने जगह पे स्टॉक है वहां से हमें प्रॉफिट यानी लोडिंग एलिमिनेट करके दिखाना पड़ेगा। अब क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट एलिमिनेट करना है तो ऑपोजिट में लिखना चाहिए, जस्ट लाइक हम लोग जब सेल लिखते हैं ट्रेडिंग में बाई साइड में लिखते हैं, उसका प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट साइड में 2GP बोल के दिखाते हैं, वैसे ही ओपनिंग का प्रॉफिट क्रेडिट में चला जाएगा क्योंकि ओपनिंग डेबिट में होता है, क्लोजिंग का प्रॉफिट डेबिट में चला जाएगा क्योंकि क्लोजिंग क्रेडिट में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में ओपनिंग में हो जाएगा टू ब्रांच
स्टॉक, ठीक है, टू ब्रांच स्टॉक। अच्छा, ये ओपनिंग वाला हम लोग को कहाँ लिखना है? ओपनिंग वाला हम लोग को बाई साइड में लिखना है, ठीक है, बाई ब्रांच स्टॉक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व, समझने के लिए लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। और क्लोजिंग वाला हमें इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग वाला हम लोग इधर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टू ब्रांच स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग को ना हमें एक्चुअली ऊपर लिखना चाहिए, देखो ये हम लोग बाई साइड में लिखेंगे, लेकिन मतलब लिखने का प्रोसेस बता रहे, लिखने का प्रोसेस ये है, ओपनिंग को हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है, ऊपर लिखेंगे ऐसे, बाई ब्रांच, या फिर बाई बैलेंस बीडी लिखो, ठीक है, ओपनिंग है तो इसको बेटर होगा ऐसे लिखो, बाई बैलेंस बीडी। जैसे ओपनिंग स्टॉक को टू बैलेंस बीडी लिखते हो, वैसे ही जस्ट इसे बाई बैलेंस बीडी लिखो। और कितना हो जाएगा? ओपनिंग स्टॉक कितना था? ओपनिंग स्टॉक था हम लोग का 30,000, और ये 120 में इसका वैल्यू हुआ होगा, तो इसको कैलकुलेट करो, 30,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, हमें लोडिंग चाहिए, 30,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 5,000। और जैसे क्लोजिंग स्टॉक बाई क्लोजिंग स्टॉक बोल के लिखते हो, तो इसको हम लोग यहाँ पर इधर लिखेंगे, तो ये नीचे लिखेंगे, ठीक है, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी 28,000 था, 28,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 20, 4667, ठीक है, ये हो गया। अब हमें इसे क्लोज करना चाहिए, ठीक है, अब हम लोग इसको क्लोज कर लेते हैं, तो बैलेंस इधर ही आएगा, दिख रहा है इधर ज्यादा है 40,000, और ये हो गया 47,000, ठीक है, माइनस 3333 माइनस 4667, तो ये हो गया 39,000, ठीक है, ये 39,000 आ गया। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख लेते हैं 39,000, और इसको हमें क्या लिखना चाहिए? ये टू साइड है तो टू लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर आया तो बैलेंसिंग फिगर, ये सब तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट इसका नाम क्या दें? इसका नाम हमें देना पड़ेगा ब्रांच पीएल, ठीक है, ब्रांच पीएल बोल के, और ये लिखना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये समझाएंगे क्यों ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, सोचो क्यों ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। थोड़ी देर पहले हम वही तुम लोग को समझा रहे थे कि ये जो अकाउंट बना है स्टॉक अकाउंट, ये तो जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट है, ये सारे के सारे इनवॉइस प्राइस में थे, फिर भी ये बैलेंस इसीलिए आया क्योंकि हो सकता है ऐसा कोई स्टॉक है जो अबव इनवॉइस प्राइस बिका होगा, मतलब जहां पर इनवॉइस प्राइस नॉट इक्वल टू सेलिंग प्राइस रहा होगा, तब जाके ये 2000 आया होगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि ब्रांच ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, तो ब्रांच ने जो प्रॉफिट कमाया वो कैसे कमा सकता है? आउटसाइडर को सेल करके, ठीक है, आउटसाइडर को सेल करके, और आउटसाइडर को सेल करके वो तभी प्रॉफिट कमा सकता है अगर वो इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेच रहा है, तभी उसके अकाउंट में प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये चेक किया कि ब्रांच के पास क्या क्या डुप्लीकेट प्रॉफिट है, तो ब्रांच के पास क्या क्या डुप्लीकेट प्रॉफिट है, देखो, एक उसके ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट, गुड्स जो उसके भेजा गया उसका प्रॉफिट, और यहाँ पर जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ था उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब ये ट्रांसफर होके आया था, मतलब ये नहीं, ये छोड़ो, पहले ये वाला समझो, ये है ओपनिंग स्टॉक का, ये क्लोजिंग स्टॉक का, ये गुड्स जो हेड ऑफिस ने उसे भेजा था, और ये जो गुड्स हेड ऑफिस ने उससे रिटर्न लिया, मतलब 40,000 का उसने पहले प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा कि हम लोगों का ट्रांसफर में है, लेकिन उसमें से 333 डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उतना लोडिंग का हमें प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उतना स्टॉक हमारा रिटर्न हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूडेड था, ये क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड था, ठीक है। तो ये सब टोटल प्रॉफिट अमाउंट है, और ये वाला वो प्रॉफिट है जो उसने मार्केट में आउटसाइडर को बेच के कमाया है, ये वाला वो प्रॉफिट है जो उसने मार्केट में आउटसाइडर को बेच के कमाया है। और ये एडजस्ट करने के बाद अगर हम लोगों का यहाँ पर ये 39,000 दिख रहा है, मतलब ये प्रॉफिट है ब्रांच का कमाया गया प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब ब्रांच के पास टोटल क्रेडिट साइड में इतना प्रॉफिट है, देखो अलग अलग तरीके से टोटल क्रेडिट साइड में ब्रांच के पास प्रॉफिट है 47,000, ठीक है। जिसमें से ये सारे को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्यों एलिमिनेट हो रहा है, सोचो लॉजिकली, 40,000 का लोडिंग था जब गुड्स भेजा गया था 2 लाख का, लेकिन उसमें से 3333 लोडिंग कैंसिल हो जाना चाहिए क्योंकि उतने का स्टॉक आया ही नहीं, इन ट्रांजिट था, इसीलिए ये लेस हो जाएगा।
क्लोजिंग स्टॉक का जो है वो हम लोग क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट कैसे बना होगा, ओपनिंग और जो गुड्स लिया था इस बार हम लोगों ने, मतलब ओपनिंग स्टॉक और परचेज, परचेज मतलब जो स्टॉक ट्रांसफर लिया हुआ है हेड ऑफिस से, ये दोनों में से ही सेल होता है और ये दोनों में से ही स्टॉक बच जाता है। तो अगर ये प्रॉफिट इधर रिकॉर्डेड है तो इसका मतलब हम लोगों ने ये वाला एलिमिनेट करके दिखाना है, क्योंकि इसमें तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी इंक्लूडेड है, तभी तो हम लोग इधर दिखाते हैं। इसमें तो क्लोजिंग, जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, यहाँ पर सेल है, यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक है इधर दिखाते क्यों है, इसी का तो पार्ट है क्लोजिंग स्टॉक। उसी तरह से इसी प्रॉफिट का पार्ट तो ये है, तो जैसे इसमें से प्रॉफिट कम हुआ है वैसे ये प्रॉफिट में से तो ये वाला है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है सोचो, 45,000 का ये जो है लोडिंग था उसमें से ये तो लेस हो जाएगा 333 क्योंकि ये रिटर्न है, और 4667 क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो बेसिकली 37,000 का दिखना चाहिए प्रॉफिट, ठीक है, 37,000 का दिखना चाहिए। और यहाँ पर हम लोगों ने 2,000 का मतलब 37,000 का प्रॉफिट रह जाता है, मतलब उतने का हम लोगों ने सेल किया होगा, और 2,000 जो है ये हम लोगों ने मोर देन इनवॉइस प्राइस बेच दिया होगा, मतलब ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है इस ब्रांच का 39,000। तो यहाँ पर जो लिखोगे वो लिखना है तुम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट बोल के, क्योंकि यहाँ पर ही ब्रांच का प्रॉफिट एक्चुअली दिखेगा, इसको ग्रॉस प्रॉफिट लिखना नहीं है तब गलत हो जाएगा, कहां पर क्या लिखना है वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, तो हम लोगों ने ब्रांच एडजस्टमेंट को भी कर दिया क्लोज। अब हम लोग क्लोज करने वाले हैं ब्रांच पीएल को, ठीक है, ब्रांच पीएल को क्लोज करेंगे। अब क्लोज करते हैं, यहाँ पर हो गया 10,000, 12,000, 7,000, 50। अब ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है, ये देखो इसका क्रॉस पोस्टिंग भी हो जाएगा, ये देखो ब्रांच पीएल बोल के ही क्यों लिखा है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है। तो टू ब्रांच पीएल है तो यहाँ पर बाई ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे तुम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट बोल के ब्रॉट डाउन करते हो, तो बाई ब्रांच एडजस्टमेंट 39,000, मतलब सोचो ये जीपी है ये पीएल है, तो क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा, ठीक है। और इस नेट प्रॉफिट को लिखना क्या है, पहले लिख लेते हैं कितना आ रहा है, लेकिन कैसे लिखना है वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि बिजनेस कोई और कर रहा है, डिटेल्स कोई और मेंटेन कर रहा है, एज ए गार्जियन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 16,250 जो आ रहा है, हम लोग इसको लिखे क्या, ठीक है, हम लोग इसको लिखे क्या, इसे हमें लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर हाइफन देके नेट प्रॉफिट, ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। ये क्या हुआ पता है, यहाँ लिखा हुआ है देखो ब्रांच पीएल, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रांच का पीएल, और लिखा हुआ है टू पीएल। टू पीएल कौन रिकॉर्ड करता है, हेड ऑफिस अपने प्रॉफिट को बोलता है टू पीएल, क्यों, क्योंकि हेड ऑफिस एट लास्ट क्या करेगा, ब्रांच के प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट बोल के ही दिखाएगा ना, कि मेरा जो एक ब्रांच है जो कि दिल्ली में है, ठीक है, उसका प्रॉफिट हुआ है 16,250, तो टू पीएल का मतलब हेड ऑफिस अपना बात कर रहा है, और ब्रांच पीएल का मतलब ब्रांच का प्रॉफिट। एंट्री कैसे होगा, टू पीएल बोल के दिखाना, यहाँ टू ब्रांच पीएल नहीं होगा, ब्रांच पीएल डेबिट टू पीएल, क्योंकि प्रॉफिट जो है ये चला जाएगा हेड ऑफिस के पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये हेड ऑफिस बोलेगा कि मेरा इस ब्रांच का नेट प्रॉफिट है, तो इसको तुम लोग अगर ब्रांच पीएल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम बता दे रहे कहां पर क्या लिखना चाहिए, इसलिए हम धीरे धीरे इसीलिए करवा रहे हैं ताकि तुम लोग एक क्वेश्चन समझोगे तो नेक्स्ट सारा ही इजीली कर पाओगे। तो कहां पर क्या लिखना है उसका ध्यान देना। ये ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया, लेकिन ये ब्रांच का आया, देखो यहाँ ब्रांच पीएल लिखा है मैंने, यहाँ पीएल नहीं लिखा है, ये ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट है, ब्रांच का ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करके अब हेड ऑफिस बोल रहा है ब्रांच का पीएल हम अपने पास ट्रांसफर ले लेंगे, तो ये ब्रांच का पीएल हो गया, तो ब्रांच का पीएल भी कैंसिल। अब गुड सेंड टू ब्रांच को हमें करना है क्लोज, ठीक है, तो गुड सेंड टू ब्रांच को क्लोज कर लेते हैं। तो इसका एंट्री कैसे हो जाएगा, गुड सेंड टू ब्रांच का मतलब क्या दिख रहा होगा यहाँ पर अकाउंट में, यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम लोगों ने ब्रांच को कितने का स्टॉक ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने हेड ऑफिस दिखा रहा है, ठीक है, हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने ब्रांच को जो स्टॉक ट्रांसफर किया है उसका कॉस्ट में दिख रहा होगा, ये एंट्री सोचो ना, कॉस्ट में ही दिख रहा होगा 2 लाख, ठीक है। और जो 20,000 वाला जो नहीं पहुंचा, ठीक है, इनवॉइस प्राइस जो 20,000 आ रहा था उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 16,667, ठीक है। तो 2 लाख में से 2 लाख जो कॉस्ट है उसमें से अगर 16,667 का स्टॉक जाके नहीं पहुंचा है तो जितना पहुंचा है उतने से ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच का सॉरी हेड ऑफिस का कम दिख रहा होगा। तुम लोग देखो इधर बैलेंस में आया 2 लाख, इधर टोटल करते हैं तो बैलेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,8
3333, ठीक है, ये 2 साइड आया तो 2 लिख दो, ठीक है। और क्या लिखना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, बैलेंसिंग, बट इसका नाम क्या दें, नाम क्या देंगे। यहाँ पर ये क्या एंट्री है, हेड ऑफिस बोल रहा है कि हम लोगों ने जो गुड्स सेंड किया था ब्रांच को, उसका ये कॉस्ट वैल्यू दिख रहा है, तो हम लोगों ने 2 लाख का गुड्स भेजा था, लेकिन उसमें से 16, ये कौन सा है, ये GIT है, मतलब गुड्स इन ट्रांसिट, ये है टोटल ट्रांसफर। लेकिन उसमें से अगर इतना ट्रांजिट में रह गया तो उसके पास जितना जाके पहुंचा है उसका वैल्यू, कॉस्ट वैल्यू 1,83,333 उसका कॉस्ट वैल्यू हो गया। तो ये कॉस्ट वैल्यू को, इसके वजह से इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ होगा, ट्रेडिंग अकाउंट इसका कम हो गया होगा इतने से, ठीक है। तो वो ट्रेडिंग अकाउंट को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। तो गुड सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट इतने से हो गया होगा क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से एंट्री होगा। यहाँ पर मैंने ब्रांच एक्सपेंस यूज नहीं किया है, अगर एक्सपेंस यूज करोगे तो वहां पर एंट्री पीएल का लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नेट टू कैश की जगह कैश नहीं आएगा या ब्रांच कैश नहीं आएगा, अलग अलग जो है एंट्री, यहाँ पर आधा और यहाँ पर आधा, मतलब डबल एंट्री के हिसाब से होगा, तो यहाँ लैंग्वेज ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। जैसे हम बता देते हैं, जैसे देखो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होगा, डेटर टू बैड डेप्ट, ठीक है, ब्रांच डेटर टू बैड डेप्ट होगा। लेकिन हमारे पास जो है बैड डेप्ट का तो कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर ब्रांच डेटर में तुम लोग को लिखना पड़ेगा बाई बैड डेप्ट बोल के, ये देखो जिसको तुम लोग बाई पीएल लिखे हो, क्योंकि मैंने नेट एंट्री करवा दिया, तो नेट एंट्री ही करना जरूरी होता है, ठीक है। नॉर्मली नेट एंट्री से ही क्वेश्चन होता है, तो तुम लोग नेट एंट्री से कर सकते हो। अगर एक्सपेंस को भी मेंटेन करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, करके देख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, मैंने काफी धीरे धीरे करवाया ताकि तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन करके देखते हैं स्टॉक एंड डेटर मेथड से, और पढ़ के देखते हैं कि ये वाला स्टॉक डेटर मेथड ही क्यों है, ठीक है। कौन सा वाला क्वेश्चन है, एक मिनट हम एक बार देख लेते हैं कौन सा वाला हम लोग का स्टॉक डेटर वाला है। अच्छा, इसके आगे है, ये वाला क्वेश्चन आई थिंक, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नहीं, ये तो बोला है डेटर मेथड से, एक मिनट रुको, मेरा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। इलस्ट्रेशन 2 जो है, अच्छा इलस्ट्रेशन 2 जहाँ पर लिखा हुआ है वो वाला क्वेश्चन, बॉम्बे ट्रेडर, ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द बॉम्बे ट्रेडर इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। अब ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो उतना ब्रांच एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं होगा। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में बोला था कि ब्रांच का खर्चा ब्रांच भी पे करता है पार्टली, पार्टली हेड ऑफिस भी पे करता है। यहाँ बोल रहा है कि हेड ऑफिस सारे के सारे खर्चे पे करता है, सिर्फ पेटी कैश एक्सपेंसेस को छोड़ के। पेटी कैश एक्सपेंसेस मतलब जो छोटा छोटा खर्चा होता है, विच वेर मेट बाय द ब्रांच। पेटी कैश कुछ भी एक्सपेंसेस होगा वो ब्रांच खुद ही पे करता है। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे, मतलब ब्रांच में जो भी सेल होता है हर रोज वो ब्रांच वो पैसा ले जाके बैंक में डाल देता है, ठीक है। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बैंक अकाउंट तो रहेगा, तो उस बैंक अकाउंट में डाल देता है, अपने पास नहीं रखता है, ठीक है, सेम डे उसी दिन।
टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देता है, ठीक है, मतलब हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2001। तो ये कुछ डिटेल्स दे रखा है। बैलेंसेस एज ऑन स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंस, डिस्काउंट टू कस्टमर, बैड डेप्ट है इधर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, सैलरी, वेजेस, रेंट, रेट, सन्ड्री एक्सपेंस, कैश रिसिप्ट, सन्ड्री डेटर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, बैलेंसेस का क्लोजिंग दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, बोला है कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। अभी तक हम लोगों ने ब्रांच अकाउंट नहीं सीखा है, हम लोगों ने सीखा है ब्रांच स्टॉक, क्योंकि ये देखो बता दिया ये डेटर मेथड से। लेकिन यहाँ ये भी बोला है ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मतलब स्टॉक एंड डेटर मेथड। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी स्टॉक एंड डेटर मेथड। ब्रांच डेटर एंड ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट बाय एडॉप्टिंग द स्टॉक एंड डेटर मेथड। ये हमें बी पॉइंट करना है, ठीक है। ए पॉइंट डेटर मेथड है, सी पॉइंट ट्रेडिंग एंड पीएल मेथड है। हमें ये नहीं करना है, हम लोगों ने जो मेथड सीखा है वही करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पर्टिकुलरली बता दिया है कि कौन सा मेथड यूज करना है बी पॉइंट में, और ये भी बता दिया है कौन कौन सा लेजर यूज करना है। तो हम लोग उतना ही लेजर बनाएंगे जितना बोला गया है, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर। तो यहाँ पर लिखते हैं ब्रांच स्टॉक in the books of head office, in the books of head office, branch stock account, अच्छा। और बोला था ब्रांच पीएल भी बोला था शायद, क्या बोला था, ब्रांच स्टॉक और ब्रांच पीएल, हाँ। ब्रांच स्टॉक, ब्रांच पीएल, ब्रांच डेटर, ब्रांच एक्सपेंस, 4 अकाउंट बोला है। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, बस हमें रीड कर करके एंट्रीज जो है वो कर लेना है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। अब यहाँ इनवॉइस प्राइस का कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग ब्रांच स्टॉक में लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी बोल के 7000। तो जैसे जैसे डिटेल्स मिल रहा है हम लोग लिख लेते हैं। टू बैलेंस बीडी 7000, ये क्या है, ये ओपनिंग स्टॉक है। अच्छा, फिर यहाँ पर डेटर का ओपनिंग बता रखा है 12600। तो डेटर का ओपनिंग डेटर अकाउंट में लिख लेते हैं, टू बैलेंस बीडी, डेटर का ओपनिंग है 12600। अच्छा, पेटी कैश का हमें अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं है, बट पेटी एक्सपेंसेस का एक हमें दे रखा है डिटेल्स, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अगर जरूरत होगा वर्किंग नोट में हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अगर जरूरत होगा वर्किंग नोट में बना सकते हैं। यहाँ पर हो गया गुड सेंट फ्रॉम ब्रांच 26000, सॉरी गुड सेंट टू ब्रांच है, गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस 26000। तो इसका एंट्री क्या होता है, अब देखो, अब समझ में आ रहा होगा। गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, तो हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेगा। ब्रांच ट्रेडिंग टू हेड ऑफिस ट्रेडिंग। लेकिन ब्रांच ट्रेडिंग कुछ नहीं होता है, ब्रांच स्टॉक होता है, और हेड ऑफिस ट्रेडिंग को गुड सेंड टू ब्रांच बोलते हैं। तो टू गुड सेंड टू ब्रांच हो जाएगा 26000। यहाँ पर हो जाएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये हो जाएगा 26000।
6000। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच तो है नहीं कि हम लोग उसका क्रॉस पोस्टिंग करें, हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। अगर रिटर्न हो रहा है हेड ऑफिस के पास तो हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेगा। देखो, हेड ऑफिस अपने ट्रेडिंग को डेबिट करेगा और ब्रांच ट्रेडिंग को क्रेडिट करेगा, लेकिन ब्रांच अपना ट्रेडिंग को लिखता है गुड्स सेंड टू ब्रांच और ब्रांच की ट्रेडिंग को लिखता है ब्रांच स्टॉक। तो एंट्री हो जाएगा बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना, 1000, बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच हो जाएगा 1000 बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच 1000। अगर बाद में समझने में दिक्कत आता है देख के तो ऐसे ब्रैकेट में ना रिटर्न लिख सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझने में। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर कैश सेल क्रेडिट सेल कहाँ हुआ है। यहाँ पर ये ब्रांच का डिटेल्स है तो ऑब्वियसली ब्रांच में हुआ होगा, तो ब्रांच का कैश सेल कैसे एंट्री होता है। ब्रांच का कैश सेल हुआ तो ब्रांच का स्टॉक अकाउंट कम होगा, तो ब्रांच का स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक हो जाएगा और ब्रांच के पास पैसा आएगा तो ब्रांच डेटर को डेबिट कर, सॉरी, ब्रांच कैश को डेबिट करना पड़ेगा कैश सेल के लिए, तो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, तो बाई ब्रांच कैश लिखेंगे हम लोग, बाई ब्रांच कैश यहाँ पर लिखते हैं। ये हो गया कैश सेल। कैश सेल का वैल्यू है 17,500 और क्रेडिट सेल भी है। क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होगा, ब्रांच डेटर हो जाएगा और स्टॉक तो अभी भी कम होगा, तो बाई ब्रांच डेटर क्रेडिट सेल। 28,400, 28,400, ठीक है। अलाउंस टू कस्टमर, कस्टमर को हम लोगों ने अलाउंस दिया। अलाउंस का मतलब होता है जैसे कि बोल सकते हो कि जो डिस्काउंट के जैसा। तो नॉर्मली एंट्री क्या होता है, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अलाउंस अकाउंट डेबिट, ये देखो फर्स्ट एंट्री हो जाएगा अलाउंस डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। अब इस ये क्लोज कहाँ होगा, ये पीएल में क्लोज होगा, तो पीएल में क्या एंट्री लिख सकते हैं पीएल में हो जाएगा पीएल डेबिट टू अलाउंस बोल के हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ना एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, तो हम लोग एक्सपेंस अकाउंट के थ्रू से दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग एंट्री कर लेते हैं, जो हम लोग का एंट्री आ रहा है अलाउंस टू कस्टमर का एंट्री आ रहा है अलाउंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, तो हम लोग लिख लेते हैं ब्रांच डेटर में बाई अलाउंस बोल के, बाई अलाउंस, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 200। अगर हम लोग को ब्रांच एक्सपेंस नहीं मेंटेन करने बोलेगा तो हम लोग यहाँ पर ना पीएल आ जाता हम लोग का, कैसे देखो, ये देखो अलाउंस टू डेटर दिखाया मैंने टू ब्रांच डेटर, अगर पीएल में दिखाते तो हो जाता ब्रांच पीएल, ब्रांच पीएल डायरेक्टली अगर होता ब्रांच पीएल टू अलाउंस, तो बेसिकली अलाउंस अलाउंस कैंसिल, ब्रांच पीएल टू ब्रांच डेटर हो जाता। तो यहाँ पर ब्रांच डेटर में हम लोग इसी खर्चे को बाय पीएल बोल के लिखते, डिफरेंस समझो क्योंकि हमें एक्सपेंस अलग से दिखाने के लिए बोला है, एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन्ड हो रहा है, तो हम लोग इसको डबल एंट्री को ही पोस्ट करेंगे, नेट एंट्री नहीं दिखाएंगे। तो मैंने इसको डायरेक्ट ब्रांच पीएल नहीं दिखा के यहाँ पर बाय अलाउंस बोल के दिखाया, क्योंकि हमें एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया अलाउंस का 200। नेक्स्ट देखो एंट्री वैसा ही होगा, बस नेट एंट्री पोस्ट कर सकते हो या फिर डबल। तो डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू ब्रांच डेटर, तो फिर से यहाँ पर बाई डिस्काउंट अलाउड होगा। और सेम प्रोसेस में अगर हम लोग डबल एंट्री नहीं करते तो देखो ऐसे एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर, देन अगर हम लोग इसको क्लोज करना चाहते हैं पीएल में तो ब्रांच पीएल टू डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब ये देखो डिस्काउंट अलाउड कैंसिल, तो ब्रांच डेटर में क्या हो जाएगा बाई ब्रांच पीएल बोल के, लेकिन हमें एक्सपेंस अकाउंट अलग से मेंटेन करने बोला है तो हम लोग इंडिविजुअल दोनों एंट्री का ही पोस्टिंग दिखाएंगे, नेट एंट्री का नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बाई डिस्काउंट अलाउड बोल के, इसका वैल्यू है 1400, ठीक है, 1400 बता रखा है। बैड डेप्ट हुआ है तो अगेन वही वाला केस, बैड डेप्ट टू ब्रांच डेटर, बैड डेप्ट हुआ तो ब्रांच डेटर कम हो जाएगा। अगर हम लोग इसको नेट कर देते जो कि लास्ट क्वेश्चन में था तो फिर क्या हो जाता, ब्रांच पीएल टू
टू बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट क्लोज हो जाता, ब्रांच पीएल टू डेटर, तो डायरेक्टली डेटर में बाई ब्रांच पीएल लिख देते ब्रैकेट में बैड डेप्ट बोल के, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री में ही बाई बैड डेप्ट बोल के दिखा देंगे, ठीक है। जो चीज यहाँ पर अगर हम लोग नेट करते तो क्या होता पता है, ये बाई पीएल होता, ब्रैकेट में ये होता, ये बाई पीएल होता मतलब ब्रांच पीएल, और ब्रैकेट में ये होता, ये बाई पीएल होता, ब्रैकेट में ये होता। लेकिन अगर हम लोग इसको अलग से दिखा रहे, इंडिविजुअल दिखा रहे, तो इसका फर्स्ट एंट्री यहाँ पर हम लोग पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, नेट नहीं कर रहे, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। अच्छा ही हुआ मैंने उसको उस तरह से किया, दोनों तरह से तुम लोग देख सकते हो। बाई बैड डेप्ट यहाँ पर हो जाएगा, बाई बैड डेप्ट यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, कहाँ गया, 600, ठीक है, 600। अब यहाँ पर देखो, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है, ब्रांच ने नहीं। ब्रांच करेगा तो ब्रांच और हेड ऑफिस में ट्रांजैक्शन होगा। ब्रांच का डेटर ब्रांच को गुड्स रिटर्न कर रहा है, ये मैंने लास्ट दिन भी बोला था, अगर कस्टमर गुड्स रिटर्न कर रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, तो एज्यूम्ड की क्रेडिट सेल था, ठीक है। तो अगर ब्रांच का डेटर गुड्स रिटर्न कर रहा है तो एंट्री क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा, तो टू ब्रांच डेटर, ठीक है। एंट्री क्या हो रहा है, सोचो, टू ब्रांच डेटर होगा, ठीक है, और ब्रांच का स्टॉक बढ़ जाएगा, तो ब्रांच का स्टॉक अगर बढ़ जाएगा तो, या फिर हम लोग रिटर्न से भी एंट्री कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स मतलब ब्रांच का क्या लिखे, रिटर्न अकाउंट डेबिट ऐसे लिख सकते हैं, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है, रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ये हो जाएगा। तो हम लोग ब्रांच डेटर में क्या लिखेंगे, बाई रिटर्न बोल के कितना लिखेंगे, ये वाला 500, बाई रिटर्न बोल के हम लोग 500 लिख देंगे। देखो, बाई रिटर्न, बाई रिटर्न, ये हो जाएगा 500। लेकिन ये रिटर्न हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये रिटर्न जो 500 का है ये कभी ब्रांच स्टॉक में नहीं जाएगा। क्यों, ब्रांच स्टॉक में तो ब्रांच और हेड ऑफिस का ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, ब्रांच के साथ उसके डेटर का ट्रांजैक्शन तो डेटर अकाउंट में दिखाना चाहिए। ये रिटर्न कभी भी ब्रांच स्टॉक में नहीं जाएगा, अगर लिख देते हो तो गलत हो जाएगा। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बोलने वाले ही थे, लेकिन मैंने नहीं बोला, मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता ना। जैसे ही हम बोलने जा रहे थे कि ब्रांच स्टॉक में नहीं, स्टॉक में कैसे दिखाएंगे, स्टॉक को तो तभी हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर हेड ऑफिस से हमें स्टॉक मिला या हम लोगों ने ट्रांसफर किया या कुछ और। लेकिन ये तो डेटर के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो डेटर के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर हमें ये रिटर्न में दिखाना पड़ेगा, और इसका ट्रांजैक्शन हम लोग दिखाएंगे वहां पर। लेकिन इसको हम लोग सेल्स रिटर्न जो दिखा रहे हैं, तो एक चीज देखो, ब्रांच का ये दोनों जगह पे आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा, ब्रांच का अगर सेल हो रहा है, ठीक है, और क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ होगा, क्रेडिट सेल हुआ तो स्टॉक हम लोग का क्रेडिट साइड में दिख रहा होगा, क्रेडिट सेल। अगर रिटर्न हो रहा है, ठीक है, डेटर ने रिटर्न किया, तो दो इंपैक्ट तो जरूर आएगा, ठीक है, दो इंपैक्ट तो जरूर आएगा। एक बार तो आएगा कि हम लोग का डेटर कम हो गया, और एक बार हमारे पास स्टॉक रिटर्न आया, ठीक है, स्टॉक रिटर्न आया, लेकिन उसे हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न के तरह दिखाना पड़ेगा। ये हम लोग का सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जैसे कि मैंने बोला था, क्रेडिट सेल से एज्यूम करो, तो ये हम लोग यहाँ पर आउटर में नहीं दिखा के हमें इसको ना यहाँ दिखाना पड़ेगा। ये देखो, ऐसे करके दिखाएंगे, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से एज्यूम करेंगे कि हम लोग क्रेडिट सेल से ही रिटर्न हो रहा है, और यहाँ पर हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा, लेस रिटर्न। ये लेकिन हेड ऑफिस को रिटर्न नहीं है, ऐसा मत सोचो कि ये हेड ऑफिस को रिटर्न है, इसीलिए ये डेटर से लेस कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर रिटर्न का कोई एंट्री नहीं कर रहे, यहाँ करते हैं ना, अगर जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो गुड्स इन ट्रांजिट दिखाया था, उसका जिस तरह से रिटर्न एंट्री किया था, वैसा एंट्री नहीं हो रहा है, ये सेल्स रिटर्न वाला एंट्री हो रहा है, क्योंकि ये डेटर ने रिटर्न किया है, हेड ऑफिस ब्रांच के अंदर रिटर्न का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ सेल से हमें लेस करके दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि क्रेडिट सेल से ही रिटर्न पॉसिबल होता है नॉर्मली, तो क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो हम लोग यहाँ से दिखाएंगे 27,900, ठीक है। ये इस तरह से एंट्री होगा। तो ये हमारा ब्रांच हेड ऑफिस के साथ और ब्रांच का कोई रिटर्न नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट है सैलरी एंड वेजेस। ये सब कहाँ दिखता है, सैलरी एंड वेजेस, ये सब एक्सपेंसेस अकाउंट मेंटेन करने बोला है तो वहां दिखाएंगे। सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, मतलब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड वेजेस, ऐसे हो जाएगा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड वेजेस, ऐसे लिख सकते हैं। ब्रांच एक्सपेंस कहाँ है, ये रहा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड वेजेस, ये देखो 6,200, ठीक है।
अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है रेंट एंड टैक्सेस 1200, तो टू रेंट एंड टैक्सेस 1200। अच्छा, फिर यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस 800, टू सन्ड्री एक्सपेंस 800। ये सब खर्चा लेकिन हेड ऑफिस पे करता है, सिर्फ पेटी एक्सपेंसेस को छोड़ के। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या बोला है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर 28,500, ठीक है। अच्छा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर से पैसा मिला है, तो एंट्री क्या होगा, ब्रांच का डेटर कम हो जाएगा, टू ब्रांच डेटर हो जाएगा, और कैश रिसिप्ट हुआ है तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम लोग लिखेंगे ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच क्या हो जाएगा, ब्रांच डेटर, ठीक है। तो ब्रांच डेटर में हमें एंट्री करना पड़ेगा। कैश अकाउंट तो मेंटेन करने के लिए मना किया है, सिर्फ 4 ही अकाउंट मेंटेन करने बोला है, ठीक है। तो हम लोग का एंट्री क्या होता है, एक बार लिख लेते हैं, ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज कितना है, कितना मिला है, 28,500, ये वाला वैल्यू जो है मिला है 28,500। तो ब्रांच डेटर में हो जाएगा बाई ब्रांच कैश बोल के, ठीक है, ब्रांच डेटर में हो जाएगा बाई ब्रांच कैश बोल के लिख लेते हैं बाई ब्रांच कैश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक पॉइंट बता रखा था, क्या बताया था, देखो यहाँ पर सेल करने के बाद, ये देखो ये वाला पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला था कि जब भी कुछ कैश कलेक्शन होता है ब्रांच के पास, उसी दिन सेम डेट को ये पैसा, ब्रांच का ये टास्क है कि उसे बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक में जाके वो पैसे को उसे डिपॉजिट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो एंट्री दिखाया सही किया है हम लोगों ने, ब्रांच कैश, ब्रांच के पास उसका डेटर चल के आया और उसे पैसा दे दिया, ठीक है। लेकिन ब्रांच का ये रूल्स है कि जैसे ही उसे पैसा मिला, वो पैसा उसे दे देना है किसको, हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस ही तो सारा एंट्री कर रहा है, तो हेड ऑफिस बोला ब्रांच के पास उसका डेटर आया, उसे पैसा दे दिया, तो हम उसके कैश अकाउंट को डेबिट करते, डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते। लेकिन वो पैसा आज ही मुझे मिल जाएगा, वो पैसा अगर आज ही मुझे मिल जाएगा तो हम एंट्री करेंगे, मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, जिसको हम कैश अकाउंट बोल के लिखते हैं। कैश अकाउंट टू क्या हो जाएगा टू ब्रांच, हम लोग का हो जाएगा कैश अकाउंट टू ब्रांच कैश बोल के हो जाएगा, ठीक है। कैश अकाउंट टू ब्रांच कैश बोल के हो जाएगा, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट टू ब्रांच कैश। अच्छा, तो ब्रांच कैश में हमें वो बाई कैश लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग बाई ब्रांच कैश लिख सकते हैं, क्योंकि डेटर वाला एंट्री तो हम लोग का यही आ रहा है। तो एंट्री जो हम लोग देख देख के लिख लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटर होगा, और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश हो जाएगा जब ट्रांसफर होगा। तो ठीक है, ये कैश अकाउंट में आएगा तब लिख लेंगे, अभी लिख लेते हैं बाई ब्रांच कैश बोल के 28,500, ठीक है। ये पैसा जो है ब्रांच के पास आया उसके डेटर के थ्रू से 28,500। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर बैलेंस बताया है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 6500, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस CD 6500। अच्छा, और ये है डेटर का 9800 बाई बैलेंस BD CD 9800। पेटी कैश मेंटेन करके देखना पड़ेगा कि पेटी कैश अकाउंट में कुछ पैसा रह जाता है कि नहीं, तो उसका हमें वर्किंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने उसका अलग से कोई अकाउंट मेंटेन नहीं किया। तो हम एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं पेटी कैश का। पेटी कैश का इंफॉर्मेशन तो दे रखा था ना, पेटी कैश का टू बैलेंस BD, क्योंकि एसेट होता है कैश बैलेंस की तरह, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक होता है, 100 क्लोजिंग में है और ओपनिंग में है 200। और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पर हमें नहीं बोला था, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक एक अकाउंट चलो क्लोज करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को नॉर्मली क्या क्लोज करना पड़ता है, हम लोग सबसे पहले क्लोज करते हैं डेटर। तो हमारे पास डेटर अकाउंट था, तो हम लोग पहले डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो डेटर अकाउंट का टोटल करते हैं, देखते हैं 200
प्लस 1400 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 28,500 प्लस 9800, तो ये हो जाता है 41,000। ये हो गया 41,000 और यहाँ पर भी 41,000 माइनस 12,600, तो ये हो गया 28,400। ये क्या निकल के आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर सिंगल एंट्री कर रहे हैं, तो ये ब्रांच डेटर टू ब्रांच का सेल हुआ है, तो टू क्या हो जाएगा? टू सेल्स बोल के आ जाएगा। टू सेल्स बोल के यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गया 28,400। ठीक है, ये हम लोग का क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल, और देखो क्रेडिट सेल हम लोग का 28,400 ही था। ये देखो 28,400 ही था। इसको तुम लोग ये भी लिख सकते हो, टू ब्रांच डेटर बोल के भी लिख सकते हो, सॉरी टू ये ब्रांच स्टॉक बोल के भी लिख सकते हो। ये सेल है, इसको तुम लोग टू ब्रांच स्टॉक बोल के भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है। और ये क्रेडिट सेल हम लोग का यहाँ पर था भी, ये देखो 28,400 था। अब हम लोग इसके बाद क्लोज करेंगे अपना ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो ब्रांच स्टॉक अकाउंट को क्लोज करके देखते हैं कितना स्टॉक था, कितना सेल हुआ। 17,500 प्लस 1,000 प्लस 27,900 प्लस 6,500, तो ये हो जाता है 52,900। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 26,000 माइनस 7,000, तो ये वैल्यू आ रहा है 19,900। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है 19,900। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हमें क्या बोलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कोई इनवॉइस प्राइस वाला नहीं था। ठीक है, ये क्या दिख रहा था? ये दिख रहा था कॉस्ट में, यहाँ से यहाँ ये कॉस्ट में दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला गुड्स सेंड, ये रिटर्न वाला है, ये भी स्टॉक का कॉस्ट है, ये भी स्टॉक का कॉस्ट है, ये भी स्टॉक का कॉस्ट वैल्यू है। ये दोनों सेल है, सेल है तो प्रॉफिट में बिका होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या दिखेगा? अब यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस प्राइस वाला कंसेप्ट है नहीं, डायरेक्ट आउटसाइडर को बेच रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू ब्रांच पीएल, क्योंकि प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ब्रांच पीएल में। टू ब्रांच पीएल बोल के ये चला जाएगा। ठीक है, ये कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट है। अब ये ब्रांच पीएल में हम लोग इसे ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो ब्रांच डेटर कंप्लीट, ब्रांच स्टॉक कंप्लीट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ब्रांच पीएल में लिखेंगे ये वाला बाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट बोल के लिख सकते हैं, जीपी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बाई ब्रांच स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 19,900। ठीक है, 19,900। अब ब्रांच एक्सपेंसेस क्योंकि हम लोगों ने अलग से मेंटेन किया है, तो पूरे ब्रांच एक्सपेंसेस को हम लोग पहले क्लोज करेंगे और एक्सपेंसेस का टोटल पीएल में ट्रांसफर करेंगे। तो एक्सपेंसेस का टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है। तो क्या क्या एक्सपेंसेस था, हमें सारा लिखना चाहिए था, तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा है? 6,200, 1,200, 800 लिखा है। अच्छा, और ये देखो इसका डबल एंट्री होगा ना, अलाउंस डेबिट टू डेटर, और ये अलाउंस जो है कहाँ क्लोज होगा? एक्सपेंस में हमें यहाँ पर इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक्सपेंसेस में भी तो आएगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टू अलाउंस। टू अलाउंस बोल के आ जाएगा 200। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस टू अलाउंस हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या हो रहा है ना, देखो ये हम बताते हैं, ये एक्चुअली क्या हो रहा है, हम लोग का डेटर अलाउंस टू डेटर हो रहा है। हम लोगों ने जो डेटर को अलाउंस दिया, और यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंसेस टू अलाउंस। ये इस तरह से मैंने एक्सपेंस में क्लोज किया, एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने से इस तरह से होगा अलाउंस टू डेटर। ठीक है, डेटर। अब ये एक्सपेंसेस का टोटल हम लोग पीएल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला है। नॉर्मली ये क्या होना चाहिए था? नॉर्मली ये होना चाहिए पीएल टू अलाउंस, तो ये पीएल में जाना चाहिए, लेकिन हम लिख कहाँ रहे? ब्रांच एक्सपेंसेस में। और ब्रांच एक्सपेंसेस में टोटल जो भी आएगा वो हम पूरा का पूरा उठा के पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और इंडिविजुअली पीएल बोल के नहीं लिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने पीएल के जगह टू अलाउंसेस कर दिया। ठीक है, और क्या क्या था वो भी लिख देते हैं। जैसे देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी पीएल में जाता है, क्योंकि हम इसका टोटल पीएल में ट्रांसफर करने वाले, तो यहाँ पर हम यहाँ पर टू डिस्काउंट अलाउड बोल के दिखा रहे हैं 1400। ठीक है, टू डिस्काउंट अलाउड बोल के 1400 चला गया। फिर बैड डेब्ट, बैड डेब्ट दिखा देते हैं टू बैड डेब्ट। ठीक है, जो भी पीएल में जाएगा वो पूरा का पूरा मैंने एक्सपेंसेस बोल के दिखा दिया, एक्सपेंसेस या लॉस जो भी बोलो। तो 200, 1400, 600 रिटर्न नहीं दिखाएंगे, क्योंकि रिटर्न इज नॉट लाइक एक्सपेंस। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये तो डेटर का रिटर्न है, तो डेटर अकाउंट है इसीलिए दिख रहा है, कैश भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर हम लोग पीएल वाला आइटम दिखाएंगे। और पेटी कैश का एक बार चेक कर लेते हैं। पेटी कैश 200 था, अभी 100 बचा है, इसका मतलब हम लोगों ने पेटी एक्सपेंसेस कितना पे किया होगा? 100 पे किया होगा। ठीक है,
ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू बाई एक्सपेंस। तो एक्सपेंस अकाउंट मतलब ब्रांच एक्सपेंसेस में जाएगा टू पेटी कैश बोल के, ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस में जाएगा टू पेटी एक्सपेंसेस बोल के या टू पेटी कैश बोल के आ जाएगा यहाँ पर हम लोग का 100। अब टोटल करते हैं, ये पूरा का पूरा टोटल एक्चुअली पीएल का है, मतलब 6,200, 1,200 और ये दोनों मिला के 1,000, 1,400, 600 और 100, 10,500। ये पूरा का पूरा किस चीज का अमाउंट है, ये पीएल का है। तो ये हो जाएगा बाई ब्रांच पीएल बोल के, ठीक है, बाई ब्रांच पीएल बोल के। लास्ट दिन तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने इस तरह से एंट्री किया था, बाई ब्रांच पीएल बोल के ये पूरा चला जाएगा। तो ये हमें अकाउंट मेंटेन करने बोला है ना एक्सपेंस, इसीलिए एक्सपेंस अकाउंट मेंटेन करने से इस तरह से होगा। और ये जो ब्रांच पीएल है ये पूरा का पूरा यहाँ पर चला गया, मतलब इंडिविजुअली हम लोगों ने पीएल में वो सारे आइटम को नहीं लिखा, लाइक डिस्काउंट हो गया या फिर हम लोग का जो पेटी एक्सपेंसेस हो गया, सैलरी वेजेस हो गया, उसको डायरेक्टली एक एक वैल्यू को नहीं लिख के ये पूरा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे टू ब्रांच एक्सपेंस बोल के 10,500। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10,500। तो ये इतना प्रॉफिट है, उसमें से इतना खर्चा पे करना है, तो बाकी जो बचेगा वो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 19,900 माइनस 10,500। तो ये हो जाएगा 19,900 माइनस 10,500, तो 9,400। ठीक है, ये क्या आ गया, ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू तो सिर्फ नेट प्रॉफिट ही लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ये जो है ये हेड ऑफिस का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, हेड ऑफिस के वहां पर ये ट्रांसफर हो जाएगा। ब्रांच का जो प्रॉफिट है ये हेड ऑफिस अपने जो पीएल है, ठीक है, अपना पीएल मतलब जनरल पीएल भी बोल सकते हो इसे, जनरल पीएल में इसे ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगर दूसरे किसी भी मेथड से करते हैं तो हम लोग का आंसर ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ब्रांच एक्सपेंसेस पे करने बोला था, इस वजह से ऐसे एंट्री हुआ। तुम लोग जैसे उसको पीएल में करते हो तो पीएल में डायरेक्ट नहीं करके इस तरह से दिखाया गया, ठीक है, इस तरह से दिखाया गया। यहाँ पर कैश मेंटेन नहीं करने बोला है ना, अगर कैश मेंटेन करने बोलेगा तो फिर हम लोग उस तरह से भी कर सकते थे, जैसे कि ब्रांच सैलरी पे करने से हो जाता है सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, मतलब ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। तो इसको तुम लोग टू ब्रांच कैश और हाइफेन देके सैलरी एंड वेजेस ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। फिर ये पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा पीएल में डायरेक्टली चला गया, हम लोगों ने डायरेक्ट एक एक अमाउंट को पीएल में नहीं लिखा। तो ये 4 अकाउंट मेंटेन करने के लिए बोला था और क्लोजिंग प्रोसेस वैसे ही रहेगा, सबसे पहले डेटर, फिर ब्रांच स्टॉक, फिर ब्रांच कैश, अगर होता है तो ब्रांच एडजस्टमेंट तभी होगा अगर इनवॉइस प्राइस वाला क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने दो तरह का अकाउंट आज देखा, एक इनवॉइस प्राइस वाला, एक विदाउट इनवॉइस प्राइस वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेटर मेथड देखेंगे और बाकी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं।